So today we're going to look at Cuba. ये पोस्टर मैंने लगाया क्योंकि Cuba continues to excite quite a bit of interest. लोग आज भी क्यूबा पे बहुत सारी किताबें लिखते हैं, मीडिया में उसको देखते हैं, स्टडी करते हैं. अभी रिसेंटली गाना निकला था चंद साल पहले, आई वांट टू गो टू हवाना विद माय नाना. नाना मतलब वो नैनी अपनी ग्रैंड मदर को कहते हैं, जो भी बड़ा पॉपुलर गाना था वगैरह. आई मीन स्टिल जनरेट्स क्वाइट अ बिट ऑफ एक्साइटमेंट. व्हाई डज इट जनरेट दिस एक्साइटमेंट? अगर आप मुल्क की तरफ देखें तो छोटा सा मुल्क है, वो देखें अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के दरमियान सेंट्रल अमेरिकन छोटा सा मुल्क है. ये थोड़ा सा बड़ा नक्शा आपको नज़र आ रहा है. पॉपुलेशन भी कोई इतनी बड़ी नहीं है, 11 मिलियन की पॉपुलेशन आज है उसकी, यानी कि लाहौर से छोटा है. अंदाज़ा करें लाहौर की पॉपुलेशन क्यूबा की पॉपुलेशन से बड़ी है. और जिस पीरियड की हम बात करें, 50s वगैरह की हम बात करें, तो वहाँ तो आप देख सकते हैं कि 5-6 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन उनकी नहीं है. सो इट्स नॉट अ बिग कंट्री इन द सेंस के लैंड मैस बहुत बड़ा है या आबादी बहुत बड़ी है. इट्स अ स्मॉल कंट्री. एंड येट इट्स रोल इन द 20th सेंचुरी, स्पेशली पोस्ट वॉर पीरियड के अंदर, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का जो पीरियड है उसके अंदर इसका रोल बहुत बड़ा नज़र आता है. वो कैसे? वो ऐसे कि सबसे पहले तो इट्स द ओनली कम्युनिस्ट स्टेट इन द वेस्टर्न हेमिस्फेयर. या मेरी अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे एक ही रियासत है जो कि कम्युनिस्ट है और वो क्यूबा है. बाकी सोशलिस्ट वगैरह हैं मगर इस तरह की मार्क्सिस्ट लेनिस्ट कम्युनिस्ट स्टेट्स और कोई नहीं. दूसरी बात ये मशहूर है क्यूबा के बारे में कि फिडेल कैस्ट्रो हैज़ द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फेल्ड असैसिनेशन अटैम्प्ट्स. कोई उसकी ज़िंदगी पे 630 समथिंग असैसिनेशन अटैम्प्ट्स हो चुकी हैं और हमेशा वो बच जाता है. इनफैक्ट उस पर ऐसी भी असैसिनेशन अटैम्प्ट्स हुई कि उसको ऐसी कुछ चीज़ खिला दो जिससे उसकी दाढ़ी गिर जाए. अगर उसकी दाढ़ी गिर जाएगी उसका करिश्मा ख़त्म हो जाएगा. CIA ने एक ज़माने के अंदर सिगार्स के अंदर एक्सप्लोडिंग सिगार्स डाल दिए. सिगार के अंदर कोई ऐसी चीज़ डाली कि वो फट जाएगी या पॉइजन हो जाएगा. बट फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न द मैन जस्ट सर्वाइव्ड ऑल ऑफ इट एंड वुडंट डाई. समटाइम्स दे वुड ट्राई टू हनी ट्रैप हिम कि ख़वातीन के ज़रिए कोई असैसिन भेज दो वगैरह. जो सारी चीज़ें आपने जेम्स बॉन्ड की फिल्मों के में देखी हैं और सुनी है ना. इन द केस ऑफ फिडेल कैस्ट्रो एंड क्यूबा, you will be shocked to discover how many of these bizarre things are actually true. And of course you have the iconic Che Guevara, changed the world, you know, with Che Guevara's name etc. तो वो तो यूथ आइकॉन है, आप लोग भी शायद को पहन लेते होंगे चे गवारा का बैज वगैरह. नॉट नेसेसरली नोइंग हिज कनेक्शन टू क्यूबा और हिज कनेक्शन टू कम्युनिज्म, बट इज़ वेरी वेरी पॉपुलर. ऑफ कोर्स मैं ये भी मानता हूँ कि इज़ वेरी वेरी गुड लुकिंग, इस वजह से भी इज़ वेरी वेरी पॉपुलर. बट बहरहाल, एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज़ अ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ऑफ 1962. ये ऐसा एक क्राइसिस था जिसमें कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दिस इज़ द क्लोजेस्ट दैट द वर्ल्ड एवर गॉट टू वर्ल्ड वॉर 3. बस जंग होने लगी थी, वर्ल्ड वॉर 3 होने लगी थी सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान. दोनों आमने सामने थे, किसी मिनट न्यूक्लियर एक्सचेंज हो सकती. दिस वुड हैव बीन द थर्ड वर्ल्ड वॉर. एक ऐसी जंग जिसके बारे में सब ये कहते हैं कि जब वो हो गई, बल्कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये कहा कि मुझे नहीं पता कि थर्ड वर्ल्ड वॉर में कौन बचेगा कौन जीतेगा, मगर मुझे ये पता है कि फोर्थ वर्ल्ड वॉर जो है ना वो क्लब्स एंड स्टिक्स और बोज एंड एरो से लड़ी जाएगी, क्योंकि इन अदर वर्ड्स दुनिया तबाह हो जाएगी थर्ड वर्ल्ड वॉर के नतीजे में. दिस इज़ द क्लोजेस्ट दे एवर गॉट. इट वाज ओवर क्यूबा. अगर आपने वो एक्समैन मूवी देखी है तो एक एक्समैन मूवी में भी वो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बीच में एक्समैन पहुंचे हुए होते हैं, पता नहीं वहाँ पे किश्तियाँ उठा देते हैं हवा में या क्या करते हैं वगैरह. बट ऑब्वियसली दैट्स नॉट ट्रू. Also in Latin America, Cuba has been one of the big models, the country that Latin American revolutionaries had looked to as an inspiration. मतलब लैटिन अमेरिका के अंदर सोवियत यूनियन की इतनी अहमियत नहीं है जितनी क्यूबन रेवोल्यूशन की अहमियत है. लैटिन अमेरिका के अंदर सोवियत यूनियन के इतने फॉलोअर्स नहीं हैं जितने फिडेल कैस्ट्रो, चे गवारा और क्यूबन रेवोल्यूशन के फॉलोअर्स हैं. द होल ऑफ द लैटिन अमेरिकन लेफ्ट हैज़ बिन इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्यूबन रेवोल्यूशन. कुछ लोग उसके फेवर में हैं, कुछ लोग हो सकता है उस पर तनकीद करें, बट देयर इज ऑलमोस्ट नोबडी हु कैन इग्नोर इट एंड से अच्छा क्यूबन रेवोल्यूशन वो क्या चीज़ है. लैटिन अमेरिकन लेफ्ट जो है इज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्यूबन रेवोल्यूशन. क्यूबा की तारीख थोड़ी सी सुनते हैं मज़ेदार किस्म की. सबसे पहली बात तो आपको ये बताऊं कि हम अक्सर कहते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस डेवलप्ड अमेरिका. जब बचपन में हमें ये बात सुनने को मिलती थी तो मेरा ये ख्याल था कि शायद वो नॉर्थ अमेरिका जहाँ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वहाँ पहुँचा हुआ था कहीं पर. नो, इनफैक्ट ही वेंट टू क्यूबा. That is where he got off first and foremost, was in Cuba. So, and then he went around the other islands in the Caribbean, etc. Of course, he went back and came back, etc. This was in 1492.
और क्रिस्टोफर कोलंबस जैसे ही वहाँ पे पहुँचा, उसने अपना एक झंडा निकाला स्पेन का और ठा करके वहाँ पे गाड़ दिया और कहा, झरकार आई क्लेम दिस फॉर स्पेन। हालांकि वहाँ पे लोग रहते थे, इस तस्वीर में इस तरफ लोग थे जो कि पहले रहते थे वहाँ पे, जो इंडिजिनस लोग थे वहाँ के, जो वहाँ के इंडियंस वगैरह थे, उनके साथ भी फिर वही बीती जो बाकी तमाम नेटिव अमेरिकन्स के साथ बीती। 511 में Spanish conquistadors came to Cuba and Diego de Velázquez was one of the people who basically conquered Cuba. और क्यूबा की स्ट्रेटेजिक लोकेशन इस किस्म की थी स्पेन के लिए कि क्योंकि वो एक बड़ा सा आइलैंड है राइट इन द मिडल ऑफ द कैरिबियन, तो वहाँ पे आप अपने आप को पहले प्लेस कर दें तो फिर वहाँ से आप कहीं पर भी अटैक कर सकते हैं अक्रॉस द कैरिबियन। सो इट वाज वेरी वेरी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट। और पहले आप क्यूबा जाते थे और क्यूबा से फिर आप कोशिश करते थे कि और जगहों को कॉन्कर किया जाए। इट वाज द फर्स्ट रियली टू बी डिस्कवर्ड, वन ऑफ द फर्स्ट टू बी कॉन्कर्ड, एंड इट बिकेम द अड्डा फॉर स्पेनिश कॉलोनियलिज्म गोइंग फॉरवर्ड। जो वहाँ की नेटिव अमेरिकन पॉपुलेशन थी उनका तो सत्यानाश हो गया जब ये स्पेनिश कॉलोनियलिज्म फैला। जिस तरह पोर्चुगीज़ कॉलोनियलिज्म ने ब्राज़ील में, स्पेनिश कॉलोनियलिज्म ने बाकी लैटिन अमेरिका में, इंग्लिश फ्रेंच कॉलोनियलिज्म ने नॉर्थ अमेरिका के अंदर वहाँ के नेटिव अमेरिकन्स को तबाह बर्बाद कर दिया। तो क्यूबा में भी अनफॉर्चुनेटली यही कहानी थी कि उनकी अब सिविलाइजेशन के कोई आसार हमें को ख़ास नज़र नहीं आते। उनकी एज ए सिविलाइजेशन वो ख़त्म हो चुकी है। आप ये कह सकते हैं कि उनके ख़िलाफ़ एक किस्म की जेनोसाइड हुई। अगर मैं ये कहूँ तो ये लफ्ज़ गलत नहीं होगा क्योंकि सिविलाइजेशनली दे आर फिनिश्ड। इनफैक्ट उस ज़माने में उनका एक चीफ़ होता था, चीफ हाथुई, जिसने एक रिबेलियन लीड किया अगेंस्ट द स्पेनियर्ड्स। और उसके बारे में बड़ी फेमस ये कहानी थी कि एक स्पेनिश प्रीचर उसके पास आया फादर, और उसने उसको कहा कि देखो तुम जो है ना क्रिश्चियन हो जाओ, अगर तुम क्रिश्चियन नहीं होगे तो तुम जन्नत नहीं जा सकते। तो उसने थोड़ी देर सोचा और उसने कहा अच्छा पहले मुझे ये बताएं कि जो क्रिश्चियन है वो कहाँ जाते हैं, वो कौन सी किधर जाते हैं वो। तो उसने कहा जी जो अच्छे क्रिश्चियन हैं वो जन्नत जाते हैं। तो उसने कहा फिर मैं जो है ना दोज़ख जाना प्रेफर करूँगा, मैंने जन्नत नहीं जाना, क्योंकि अगर आप लोग जो है जन्नत जाते हैं तो मैंने वहाँ नहीं जाना। तो ही लेड अ रिबेलियन इन द 16th century अगेंस्ट द स्पेनिश। अब मसला ये था कि जो स्पेनिश, पोर्चुगीज़, ब्रिटिश, फ्रेंच जिन्होंने कॉन्कर किया पूरे अमेरिकन कॉन्टिनेंट को, वो एक रिलेटिवली स्पीकिंग एडवांस सिविलाइजेशन थी। उनके पास स्टील के हथियार थे, उनके पास फायर आर्म्स थे, उनके पास चैरियट्स और किस्म के हॉर्स ड्रॉन किस्म की मुख्तलिफ वॉर इंजन्स टाइप चीज़ें थी। मतलब वो काफ़ी आगे थे इन लोगों से जो कि वहाँ के नेटिव अमेरिकन्स थे। नेटिव अमेरिकन्स के पास जो सबसे एडवांस वेपन था वो बो एंड एरो ही था। स्पेयर से, बो एंड एरो से, वुड की चीज़ों से वो लड़ते थे, तो कोई मुकाबला नहीं था। एक आयरन एज सिविलाइजेशन थी, एक स्टोन और वुड एज की सिविलाइजेशन थी। अगरचे उस सिविलाइजेशन ने वंडर्स अकॉम्प्लिश किए आर्किटेक्चर के, आर्ट के। माचू पिचू का कभी आपने जिक्र सुना हो, इट्स ग्लोरियस अमेजिंग प्लेस। आज तो वहाँ पे हज़ारों की तादाद में टूरिस्ट जाते हैं। इट्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ब्ला ब्ला ब्ला, ऑल दैट। मगर अनफॉर्चुनेटली इस पीरियड के अंदर 16th century 17th century में उनको तबाह कर दिया। ना सिर्फ ज़ाहिरी बात है मार पिटाई, कत्ल व गारत, बट a greater number of lives were claimed by just diseases that spread. ख़ास तौर पे एक दफ़ा उनको उनकी नेचुरल हैबिटेट से जब निकाल दिया, बेस्ट लैंड से निकाल दिया, वो लैंड्स टेक ओवर कर लिए, जिस तरह फ़लस्तीनियों के साथ भी हुआ है। जब बेस्ट लैंड से निकाल दिया, अपनी हैबिटेट से निकाल दिया, तो उनको स्वम्प्स में और दलदलों में और पहाड़ों में और बहुत मुश्किल टेरेन में रहना पड़ा। ज़ाहिरी बात है उस मुश्किल टेरेन में उनकी जो न्यूट्रिशन थी वो भी कम हो गई, उनके क्लाइमेट से जो एक्सपोजर था वो बढ़ गया, तो उसमें उनकी इम्यूनिटी कम हुई और thousands of them perished, hundreds of thousands of them perished. Still many of course did survive. ये ऐसा भी नहीं है कि सारे ही ख़त्म हो गए। Many did survive and later intermingled with and bred into that society, especially with the slaves, etc. And still a part of it, but sadly not as a civilization. ये वो monument है to Chief Hathui, who was burnt to death by the Spanish soldiers after they caught him. ये आप देख सकते हैं, he was tied to this tree, etc. And then he was set on fire. And he was a very brave man, of course, defending the right of his people to existence, but such is his fate. Of course, in Cuba today, he is regarded as the first national hero of Cuba. उसको आज उसको national hero ही तस्लीम करते हैं कि ये हक और सच की लड़ाई लड़ रहा था
और जो आ रहे थे वहाँ पे लोग वो जुल्म ज़्यादती कर रहे थे और इनकी ज़मीनें टेक अवे कर रहे थे। कभी कभार मैं ये सोचता हूँ कि जो फ़लस्तीनियों के साथ हो रहा है वो इन सब के साथ पहले ही हो चुका है, और आई डोंट वांट टू सी द फेट ऑफ पैलेस्टीनियंस बी द फेट ऑफ दीज पीपल। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त तो जो सिचुएशन दुनिया में बनी हुई है, कोई भी फ्रेंकली फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाने के लिए तैयार ही नहीं है। उठा रहे हैं, अवाम उठा रही है, हुकूमतें नहीं हैं। वहाँ सिवाय साउथ अफ्रीका की हुकूमत ने एक बहादुर कदम उठाया, कोलंबिया की हुकूमत ने उठाया, चंद और हुकूमतें उन्होंने उठाया, चाइना की हुकूमत ने भी अच्छी स्टेटमेंट वगैरह दी है, मगर इस वक्त कोई भी उनकी रियल मानों में मदद नहीं कर पा रहा। दैट इज़ द सैड रियलिटी। ये एक और डिपिक्शन है ऑफ हिज बर्निंग। ये देखें, उसके इर्द गिर्द स्पेनिश सोल्जर्स हैं, उन्होंने वो क्रॉस पकड़ा हुआ है कि तुम तो हीदन हो, तुम तो काफिर हो, या जो भी हमारी ज़ुबान में हम काफिर कहेंगे वो तो नहीं कहेंगे, मगर जो भी हो, तुम हीदन हो तो तुम्हें जला दे। तो इस पूरी जो एफ़र्ट था इसमें चर्च की बड़ी इन्वॉल्वमेंट थी, और ये एक साफ साफ एफ़र्ट था कि इनकी ज़मीनें टेक ओवर करनी और इनको ग़ुलाम बनाना। इसके अलावा और इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी नहीं है। और अफसोसनाक बात यह है कि चर्च भी इसमें बिल्कुल पूरी शामिल थी। अफ्रीकन स्लेव ट्रेड में भी और अमेरिकन इंडियंस की जेनोसाइड में चर्च पूरी शामिल रही। हालांकि इसका कसूरवार ऑब्वियसली मैं क्रिश्चियनिटी को या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तो नहीं नाउज़ुबिल्लाह ठहराऊँगा, मगर चर्च एज एन इंस्टीट्यूशन इज़ समथिंग क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट spirit of original Christianity, just as in my opinion religious extremism, fundamentalism, sectarianism is quite different in Islam from early Islam. अब इंडियंस को इन्होंने कोशिश तो की कि ये हमारे प्लांटेशंस में काम करें, हमारे लिए काम करें, बट सबका एक्सपीरियंस यही था, पोर्चुगीज़ का भी, स्पेनिश का भी, इंग्लिश का भी, फ्रेंच का भी, कि जो नेटिव अमेरिकन पॉपुलेशन थी ना, वो बिल्कुल इनके तहत काम नहीं करती थी। वो भाग जाते थे, मर जाते थे। इनफैक्ट आपको दिलचस्प बात बताऊं, दे वुड इवन कमिट सुसाइड। वो अपने आप को मार लेते थे, कहते थे इनकी गुलामी नहीं कबूल करेंगे। वो बड़े आज़ाद किस्म के लोग थे। आपको पता है वो एग्रीकल्चर अव्वल तो करते नहीं थे, ज़्यादातर नोमैडिक पैस्टरलिस्ट उनकी एग्जिस्टेंस होती थी। कभी आप एक बड़ी खूबसूरत फिल्म है, आप देखें ज़रूर, उस फिल्म का नाम है डांसेस विद वुल्व्स, जिसमें एक इसी तरह काउबॉय टाइप बंदा होता है, वो रहता है रेड इंडियंस के करीब रहता है, और फिर वो उनके साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर देता है, और आखिर में खुद रेड इंडियन हो जाता है, और उसका नाम वो देते, इंडियंस उसको नाम देते हैं डांसेस विद वुल्व्स, क्योंकि वो भेड़ियों के साथ ना ज़रा खेलता खूलता रहता है, तो इसलिए उसका नाम ही था। ब्यूटीफुल फिल्म। बहरहाल, तो ये आज़ाद किस्म के लोग थे, इनकी कोई ख्वाहिश नहीं थी कि हम इंस्लेव्ड हो जाएं और इस तरह एग्रीकल्चर में काम करें। तो स्पेनिश कॉन्क्विस्टाडोरस को जब ज़रूरत पड़ी कि हमें ग़ुलाम चाहिए, भाई हमें लेबर चाहिए, काम करने वाले लोग चाहिए, तो ऑफ कोर्स दे वेंट टू अफ्रीका, और अफ्रीका में उन्होंने अफ्रीका से लोग वो उठा के लेते आए। इनफैक्ट क्यूबा के अंदर नियरली 1 मिलियन लोग वो लेकर आए। एस्टिमेट्स वेरी करते हैं, कोई कहते हैं 900,000, 800,000, को कहता है 1.3 मिलियन, मोटा मोटा हिसाब लगा लें 1 मिलियन। अभी छोटा सा आइलैंड है जिसकी आबादी आपने देखा 4 मिलियन, 3 मिलियन वगैरह टाइप है, तो 1 मिलियन उसके अंदर से जो थे वो ये ग़ुलाम थे अफ्रीका से। और दिलचस्प बात इनके बारे में ये भी है कि दे वुड ऑफन जस्ट ब्रिंग द मैन, ख़वातीन को नहीं लेकर आते थे कि ये रिप्रोड्यूस ना करें, एंड देन दे वुड वर्क द मैन लिटरली टू डेथ, और जब वो मर जाते थे तो जाके वॉर ले आते थे। एक उनके पास इतनी बड़ी सप्लाई लगी हुई थी अंगोला से, वो लेकर आते थे, कुछ मोज़म्बिक से भी, वेस्ट अफ्रीका से ले आते थे, परवाही कोई नहीं थी, मर जाए खप जाए जो मर्जी हो जाए। सो रियली दीज वर हॉरिफिक सॉर्ट ऑफ प्लांटेशंस, जैसे बाकी लैटिन अमेरिका में भी था, यहाँ पे भी था। इंडियंस बेचारे तबाह हो गए, अफ्रीकन्स सारे जो हैं वो काम करते रहे, और जो स्पेनिश कॉन्क्विस्टाडोरस थे उनका जो स्ट्रक्चर फिर बना सोसाइटी का, वो बहुत हायरार्किकल था, जिसमें बड़ी बड़ी स्लेव प्लांटेशंस के ओनर्स जो थे वो एक तरह के बड़े बड़े लैंडलॉर्ड, फ्यूडल लॉर्ड टाइप लोग बन गए। जब पूरी अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे 18th सेंचुरी के अंदर एक लहर उभरी इंडिपेंडेंस की, जिस तरह जॉर्ज वाशिंगटन ने अमेरिकन इंडिपेंडेंस को लीड किया, साइमन बोलिवार वगैरह जैसे लोगों ने लैटिन अमेरिका के अंदर इनकलाब बर्पा किए, और लैटिन अमेरिका के अंदर बड़ी लंबी जंग चली इंडिपेंडेंस के लिए। तो ऐसी ही जंग क्यूबा के अंदर चली जो 10 साल चलती रही, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट स्पेनिश रूल। अब इस जंग की खासियत ये थी कि जो लोकल क्रियोल एलीट, जिसको हम क्रियोल कहते हैं, क्रियोल का मतलब यही है कि वहाँ पे जो पैदा हुए, क्यूबा में जो स्पेनिश पैदा हुए, उन्होंने रिवोल्ट किया कि हमें स्पेन को पैसे नहीं भेजने, हमें उनको टैक्सेस नहीं भेजने, क्यूबा विल बी इन इंडिपेंडेंट कंट्री। तो 10 साल वो जंग चली, और उसके बाद स्पेन और क्यूबन फोर्सेस के दरमियान एक अग्रीमेंट हुआ, एक ट्रूस हुआ,
और स्पेन ने बहुत सारे वादे किए जिसमें से अक्सर पूरे नहीं हुए, एज यूजुअल। कोई नई कहानी नहीं है यहाँ पे। उसमें एंटोनियो मैसेओ जिसकी ये तस्वीर है वो लीड कर रहे थे, ही वाज वन ऑफ द मेन जनरल्स इन दैट वॉर। एक अच्छी चीज़ हुई कि 1886 में उन्होंने ये कहा कि स्लेवरी, गुलामी अब से अबॉलिश कर दी गई है। गुलामी तो अबॉलिश कर दी गई थी, मगर आप जानते हैं कि इंडेंचर्ड बॉन्डेज शुरू हो गई थी। अच्छा, बाय द वे अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे भी जब इब्राहिम लिंकन ने वहाँ पे स्लेवरी के ख़िलाफ़ इतनी बड़ी सिविल वॉर की, विच इज़ द बिगेस्ट वॉर दैट अमेरिकन्स हैव एवर फॉट इन देयर इंटायर हिस्ट्री, इससे बड़ी जंग नहीं हुई कभी भी स्लेवरी के हवाले से। तो उसमें हंड्रेड, लाखों लोग उसमें जो है वो मारे गए थे। अमेरिका की कभी इतनी बड़ी कैजुअल्टीज़ नहीं हुई जितनी उनकी उस सिविल वॉर में हुई। मगर जीतने के बाद जो अफ्रीकन अमेरिकन पॉपुलेशन थी, दे हैड टू गो इनटू ऑल काइंड्स ऑफ बॉन्डेड लेबर, बिकॉज स्लेवरी से तो वो आज़ाद हो गए एंड दैट वाज अ गुड थिंग, मगर उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं कहीं और मिलती थी। फिर धक्के खाते थे वो कि उन्हीं लोगों के पास वापस जाना पड़ता था, क्योंकि ज़मीन के तो फिर भी वही मालिक थे ना। जब ये सारी जंग हो रही थी स्लेवरी के ख़िलाफ़, तो अफ्रीकन अमेरिकन ये कहते थे कि सिर्फ स्लेवरी भी ख़त्म करें, मगर असल में स्लेवरी ख़त्म करने का तरीका ये है कि आप हमें ज़मीन का छोटा सा हिस्सा दें। वो ज़मीन का हिस्सा कभी नहीं उनको मिला। ये बड़ी क्रूशल बात थी। अगर उनको ज़मीन मिल जाती, लैंड रिफॉर्म हो जाते, तो फिर कभी भी वो इंडेंचर्ड बॉन्डेड लेबरर्स दोबारा ना बनते, इंडिपेंडेंट खड़े हो जाते, पैरों पे खड़े हो जाते। क्यूबा एज इट स्टैंड्स वाज द लास्ट प्लेस, द लास्ट प्लेस इन द होल ऑफ द अमेरिकन कॉन्टिनेंट जहाँ पे स्लेवरी को इलीगल डिक्लेयर किया गया। यानी सबसे देर तक यहाँ पे स्लेवरी कायम रही, सबसे ब्रूटल भी थी एक तरह से। ये देखें, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिपिक्शन ऑफ द डेथ ऑफ द ब्रॉन्ज टाइटन हु वाज द जनरल एंटोनियो मैसेओ। इसने जद्दोजहद की क्यूबा को आज़ाद करने के लिए, वन ऑफ द जनरल्स, ही वाज़न्ट अ पॉलिटिकल लीडर बट ही वाज द जनरल, ही वाज कॉल्ड द ब्रॉन्ज टाइटन क्योंकि ही वाज अफ्रो क्यूबन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है। अफ्रो क्यूबन कौन लोग होते हैं? जो अफ्रीकन और स्पेनिश और हो सकता है इंडियन भी मिक्स्ड हो, ठीक है? दे आर मेस्टिजोस, दे आर मिक्स्ड। मेस्टिजो लिटरली मीन्स मिक्स्ड race. He had fought in 500 battles. This is like Khalid bin Walid level stuff, man. 500 battles. Khalid bin Walid was, of course, one of the greatest generals in world history, not just in Muslim history, in world history. He had fought in 500 battles and 25 injuries. उसको गोलियां लग चुकी थी, पता नहीं क्या कुछ नहीं हो चुका था, and he had survived all of them. तो लोग कहते थे he is unkillable, he is the unkillable general. Of course that's not true. In 1896 उसको गोली लगी and दो गोलियां लगी, एक सर में एक बदन में, and he died. He is being carried away. He was considered a great hero of the Cuban people. और था भी ये लोअर क्लासेस से, अफ्रो क्यूबन था तो गरीबों में बहुत पॉपुलर था। यही वजह थी कि वो जब स्पेन के साथ अग्रीमेंट और ट्रूस भी हो गया, वो फिर भी लड़ता रहा। उसने कहा इन्होंने कभी नहीं मानना, वो आगे लड़ता रहा। यू ऑफन फाइंड के अक्रॉस लैटिन अमेरिका जो गरीब होता है उसकी स्किन थोड़ी डार्क होती ज़्यादा, क्योंकि वो अफ्रो क्यूबन मिक्सड होता है, और जो प्योर अपर क्लास है वो बिल्कुल स्पेनिश लुकिंग होगा, और वो कहेगा मैं डायरेक्ट कॉन्क्विस्टाडोरस का डिसेंडेंट हूँ। हाँ, तो वो जो मैंने लैटिन अमेरिका का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया था जिसमें रेस और क्लास जो है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, एग्जैक्टली वो क्यूबा की भी हालत है, वही टोटली वही स्ट्रक्चर था, नो डिफरेंस। और रेशियल सेग्रीगेशन भी बहुत थी बाय द वे। दिलचस्प बात यह है कि जो ब्लैक पॉपुलेशन थी, अफ्रो क्यूबन पॉपुलेशन थी, एक क्यूबन स्पेनियड पॉपुलेशन है, एक अफ्रो क्यूबन पॉपुलेशन। जो अफ्रो क्यूबन पॉपुलेशन थी, दे वर ऑलवेज लुक डाउन अपॉन, कि ये तो जो है ना वर्किंग क्लास फील्ड लेबरर्स टाइप लोग हैं, ये लोअर क्लास किस्म के लोग हैं। तो उस ज़माने के अंदर, अब तो ये हम कहते हैं ना, अब डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के ख़िलाफ़ बड़े कैंपेन्स हुए, मगर उस पीरियड के अंदर तो ये आम बात समझी जाती थी कि ये अगर डार्कर स्किन का है तो इसको यहाँ पे इजाज़त नहीं है, इसको वहाँ पे इजाज़त नहीं है, इस स्कूल में नहीं लेंगे, इस नेबरहुड में नहीं लेंगे, इस बस पे नहीं चढ़ेगा, इस ग्रेवयार्ड में ये नहीं बरी होगा। वास्ट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट दैम। इस क्लब में नहीं एंटर होगा, इस यूनिवर्सिटी में नहीं आएगा, इस स्कूल में नहीं जाएगा। वास्ट डिस्क्रिमिनेशन। बाय द वे, आई एम वाचिंग दिस wonderful film, which is a wonderful book called 100 Years of Solitude on Netflix. किसी ने देखी है या पढ़ी है? अच्छा, मैं हाईली आपको रेकमेंड करूँगा। सिर्फ ये कहूँगा कि आप उसमें काफ़ी एडल्ट सीन्स भी हैं, तो वो अफोर्ड कर देना अच्छे बच्चों की तरह, जिस तरह आप करते हैं, मुझे पता है। तो क्योंकि मैं तो नहीं आपको रेकमेंड कर सकता ना ऐसी चीज़, बीइंग योर टीचर एक्सेट्रा, मगर बहुत खूबसूरत फिल्म बनाई है। आहा, किताब तो गज़ब की है,
It's like considered one of the great classics of the 20th century. Gabriel Garcia Marquez, you know, he's considered like, I don't know, the Shakespeare of modern times or whatever you want to call him. तो उन्होंने उसी बुक को पिक्चराइज किया, and I must say कि remarkable job they've done. I mean, क्या उन्होंने पिक्चराइजेशन की है, absolutely, acting वगैरह बहुत अच्छी की. So it's quite good. And it gives you an insight into all this history that I'm talking about with respect to Latin America. बड़ी अच्छी insight मिलती है मेरे opinion में from watching that. Inspired by the example of General Maceo was Jose Marti. उसने फिर 1895 से 98 एक और जंग लड़ी, और उसकी फोर्सेस ने मजीद आगे एक और जंग लड़ी फॉर क्यूबन इंडिपेंडेंस. यानी कि क्यूबा की इंडिपेंडेंस की जंग 10 साल चली, फिर मासियो के तहत चली, बेसिकली 1898 तक चलती रही. बहुत लंबा पीरियड चलती रही, बिकॉज स्पेन डिड नॉट वांट टू गिव अप इट्स जूल इन द क्राउन व्हिच वाज क्यूबा. इट वाज अ जूल फॉर देम. एंड व्हेन डिड दे फाइनली हैव टू गिव इट अप? जब अमेरिका ने स्पेन पर हमला कर दिया और अमेरिका स्पेनिश अमेरिकन वॉर हुई, और फिर अमेरिका ने ये कहा कि तुसी दफाओ, वी आर टेकिंग ओवर. सो दैट्स व्हेन इन 1898 द अमेरिकन्स बेसिकली टुक ओवर क्यूबा. और ये अमेरिकन जनरल था, जनरल लेनर्ड वुड, ही बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ क्यूबा, एंड अमेरिकन्स डायरेक्टली नाउ ऑक्यूपाइड क्यूबा. 2-3 कंट्रीज थी, उन्हें फिलीपींस जिस तरह ऑक्यूपाई किया, इस तरह क्यूबा को भी कर लिया, पोर्टो रिको एंड सो ऑन. ठीक है. ले जी 1902 के अंदर अमेरिका ने ये फैसला किया कि हम क्यूबा को इंडिपेंडेंट कर देते हैं, बजाय इसके कि वहाँ बार बार रेवोल्यूशंस हों, रिवोल्ट्स हों. हम इसको इंडिपेंडेंट कर देते हैं, मगर हम क्या करते हैं कि हम प्लेट अमेंडमेंट पास कर देंगे अंडर प्रेसिडेंट विलियम मैकिनली, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं. और प्लेट अमेंडमेंट हमें ये राइट देगा कि अगर क्यूबा के अंदर अमेरिकन इंटरेस्ट किसी भी हवाले से डैमेज हो रहे हैं तो हम वहाँ पे फिर अपने ट्रूप्स भेज सकते हैं. सो द प्लेट अमेंडमेंट बेसिकली अलाउड दैम, इफ एट एनी टाइम वी फील कि हमारे इंटरेस्ट डैमेज हो रहे हैं, हम अपने फौजी वहाँ पे भेज के ऑक्यूपाई कर लेंगे, और किया भी उन्होंने. उसके बाद रूजवेल्ट, कोरोलरी टू द मॉनरो डॉक्ट्रिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज थियोडोर रूजवेल्ट, जिसने कि स्पेनिश अमेरिकन वॉर में कलीदी किरदार अदा किया एज अ सोल्जर, देन एज अ मिलिट्री ऑफिसर. और ये बड़ा बहादुर आदमी था, इसमें कोई शक नहीं, और अच्छा सोल्जर था, अच्छा लीडर था, अच्छा ऑफिसर भी था. बट ऑब्वियसली अमेरिकन कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट की नुमाइंदगी भी कर रहा था. तो उस जो रूजवेल्ट कोलोरी टू द मॉनरो डॉक्ट्रिन है, मॉनरो डॉक्ट्रिन तो 1823 में लिखा हुआ है, तो रूजवेल्ट तो अब आया 1903 वगैरह के अंदर. तो उसमें उसने यही कहा कि भाई हमें ये पूरी इजाज़त होनी चाहिए कि ये जो लैटिन अमेरिका के अंदर मामलात हैं, इसमें हम जब चाहें हम इंटरवीन कर सकते हैं. दैट इज़ हाउ वी अंडरस्टैंड द मॉनरो डॉक्ट्रिन. अब क्यूबा के अंदर मीनवाइल में 1906-1909 के अंदर एक और रिवोल्ट शुरू हो गया. होजे मिगुएल गोमेज ने एक इनकलाब अगेन नेशनलिस्ट किस्म का शुरू कर दिया. क्यूबन्स के बारे में ये मजाक भी लोग लैटिन अमेरिका के अंदर और दूसरे मुल्कों के अंदर भी उड़ाते हैं कि क्यूबन्स तो हर वक्त ही लड़ रहे होते थे अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़. वो कहते थे यार आज बारिश होने लगी, क्यों ना इनकलाब शुरू करें, चलो चलिए. ठीक है ना. मतलब है कि आप देख सकते हैं ना, आपको मैंने हिस्ट्री खुद ही बयान की है, बताई है कि कितनी लड़ाइयाँ स्पेन के ख़िलाफ़, फिर अमेरिका के ख़िलाफ़ क्यूबन इंडिपेंडेंस के लिए बार बार हो रही हैं. So when he led a rebellion in 1906, तो अमेरिका फिर वापस आ गया. 1909 में उन्होंने फिर एक छोटा मोटा कोई इलेक्शन करवाया अपनी सुपरविजन के तहत, और गोमेज वन द इलेक्शन, बिकेम प्रेसिडेंट फ्रॉम 1909 to 1913. और अमेरिका ने उसको ये कहा कि भाईजान हमारे मुफादात के ख़िलाफ़ कुछ नहीं करना, ये लो तुम प्रेसिडेंट बन जाओ, अच्छे बच्चे बन जाओ, हमारे ख़िलाफ़ कुछ नहीं करना, अदरवाइज़ हम फिर आ रहे हैं. तो ऐसी सिचुएशन रही कि अमेरिकन ओवरसाइट जो है वो क्यूबा पे रही, और इस पीरियड के अंदर ऑब्वियसली अमेरिका की इन्वेस्टमेंट वगैरह आ रही थी. 1912 में यूएस रिटर्न्ड वंस अगेन, क्योंकि उस ज़माने में एक रिबेलियन चल रहा था जो ये बंदा लीड कर रहा था, एवारिस्तो एस्टेनोज. सॉरी, आई एम बुचरिंग स्पेनिश हियर एंड आई अपोलोजाइज टू ऑल स्पेनिश स्पीकिंग पीपल. तो ये लीडर था एफ्रो क्यूबन्स का, गरीब एफ्रो क्यूबन्स का, और इसने अपनी एक पार्टी ऑर्गेनाइज की कॉल्ड द इंडिपेंडेंट पार्टी ऑफ कलर, यानी कलर्ड लोगों. उस ज़माने में जो लोग अफ्रीकन अमेरिकन टाइप होते थे, मिस्तीज़ होते थे, उनको कलर्ड लोग कहा जाता था. ये लैंग्वेज थी उस पीरियड की. तो जिस तरह के लाइब्रेरीज़ के बाहर लिखा होता था कि कलर्ड पीपल नॉट अलाउड, दैट मेंट ब्लैक पीपल. सो ही वाज, यू कैन सी फ्रॉम हिज फीचर्स, ही वाज एफ्रो क्यूबन, और उसने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की कॉल्ड द इंडिपेंडेंट पार्टी ऑफ कलर.
और क्यूबा के लॉ के मुताबिक आप कोई रेशियल पार्टी नहीं ऑर्गेनाइज कर सकते थे, और दिस वाज अ रेशियल पार्टी, इट वाज अ पार्टी फॉर ब्लैक पीपल, ऑफ अफ्रो क्यूबन पीपल एक्सेट्रा। तो रिबेलियन किया उसने, जो डिस्क्रिमिनेशन होती थी अफ्रो क्यूबन्स के खिलाफ, उसके खिलाफ रिवोल्ट किया। क्यूबन आर्मी आई, उसने 6000 बंदा मार दिया, रिवोल्ट को क्रश कर दिया, और अमेरिका भी वापस आ गया। इस पीरियड के अंदर अमेरिका ने भी क्यूबन आर्मी की पुष्ट बनाई उनकी भी आर्मी थी एक तरह से, पुष्ट बनाई की कि हाँ हाँ ठीक है करो ये सब कुछ। अमेरिकन आर्मी आ गई कि हमारी इन्वेस्टमेंट्स को कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। 24 से लेके 34 10 साल फिर एक डिक्टेटरशिप रही क्यूबा के अंदर, जो कि प्रो अमेरिकन डिक्टेटरशिप थी। जेरार्डो मचाडो की डिक्टेटरशिप थी वो। ही रिमेन्ड इन पावर, और इस पीरियड के अंदर अमेरिका के साथ बहुत ही करीबी ताल्लुकात थे। आप यहाँ देख सकते हैं, मचाडो इज विद प्रेसिडेंट कैल्विन कूलिज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दे हैड अ वेरी वेरी क्लोज रिलेशनशिप। 1933 में एक सार्जेंट ने गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया एंड ही टुक पावर। हिज नेम वाज फुलहेंसियो बतीस्ता। बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज 33 से लेके 59 तक बेसिकली ही वाज द मैन इन चार्ज। एक छोटा सा पीरियड था जब वो सियासत से उसे छोड़ के मायामी चला गया था, फिर वापस आ गया, फिर उसने कू किया, फिर पावर ले ली। ही वाज द स्ट्रॉन्ग मैन इन क्यूबा एंड वेरी क्लोजली एलाइड टू द अमेरिकन्स। इस पीरियड के अंदर यूएस इन्वेस्टमेंट तेजी से क्यूबा के अंदर आई। शुगर इंडस्ट्री पे यूएस की कंप्लीट मोनोपोली कायम हो चुकी थी। 70 to 80% जो शुगर सारी प्रोडक्शन और ट्रेड वगैरह थी उस पर अमेरिका की मोनोपोली थी। ज़मीन एरेबल लैंड पर भी फॉरेनर्स का 70% कंट्रोल था। हम अंदाज़ा करें कि जो सबसे अच्छी ज़मीन थी क्यूबा के अंदर वो क्यूबन्स के कंट्रोल में ही नहीं थी। 30% क्यूबन्स के कंट्रोल में थी, बहुत ही अमीर ख़ानदानों के, जिसमें से एक बाय द वे फिडेल कैस्ट्रो का भी ख़ानदान था। और अक्सर जो लोग थे वो बेज़मीन थे, और जो बाकी 70% ज़मीन थी वो फॉरेनर्स के कंट्रोल में थी। आजकल हमारी हुकूमत भी ये कह रही कॉर्पोरेट फार्मिंग एक्ट के नाम पे कि अपनी ज़मीनें बेच दो, बाहर से कुछ लोगों को, कैपिटलिस्ट को लेके आओ, मे बी दे विल स्टार्ट फार्मिंग। सो यू कैन सी दैट यूएस कंट्रोल्ड बेसिकली 75 to 80% ऑफ क्यूबाज शुगर प्रोडक्शन। यहाँ पर भी यूनाइटेड फ्रूट कंपनी मौजूद थी, जिस तरह कि आपने ग्वाटेमाला में उनकी कारनामों के बारे में सुन लिया। इसके साथ साथ अमेरिकन शुगर रिफाइनिंग कंपनी भी मौजूद थी, और इनके पास मिलियंस ऑफ एकर्स ऑफ लैंड हुआ करते थे जहाँ ये शुगर केन प्लांटेशन अपनी किया करते थे। क्यूबा में मेन क्रॉप शुगर केन ही थी। शुगर केन बहुत बड़े पैमाने पर उस वक्त भी ग्रो होती थी, आज भी ग्रो होती है। और यूएस ऑल्सो कंट्रोल्ड दिस इंटायर शुगर प्रोडक्शन थ्रू इट्स कोटास। दे हैड होल शुगर कोटा सिस्टम, सो दे को डिक्टेट कि क्यूबा से कितनी शुगर अमेरिका के अंदर आएगी, कितनी इंपोर्ट होगी, कितनी नहीं होगी। अच्छा, बाय द वे आपको दिलचस्प बात ये बताऊं कि आजकल अमेरिका एक बहुत बड़ा चैंपियन बनता है फ्री ट्रेड का, कि टैरिफ ना लगाओ, बैरियर ना लगाओ। अमेरिका की जितनी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है 19th सेंचुरी की और उससे अर्लियर, अमेरिका वाज द कंट्री विद द हाईएस्ट टैरिफ्स इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। अमेरिका वाज रियली अग्रेसिवली प्रोटेक्शनिस्ट throughout this period until of course they became the world leaders and then they said कि हम protectionism के खिलाफ हैं। So America has been a highly protectionist country. इस पे मैं आपको किसी वक्त तारीख भी बताऊंगा। But you can see an instance of that here in the context of Cuba कि वो ट्रेड को बड़ा केयरफुली कंट्रोल रखते थे कि बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारे फेवर में होना चाहिए एंड सो ऑन। यूएस ओन्ड मोस्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी थोड़ा सा और आपको बताऊंगा। अमेरिका बहुत आता था, अमेरिकन बहुत आते जाते थे हवाना, बड़ा पसंद करते थे, बड़ा उसको रोमांटिसाइज करते थे, और अमेरिका कंट्रोल करते थे मोरलेस क्यूबा को। मिसाल के तौर पे यूएस ओन द क्यूबन इलेक्ट्रिक कंपनी, क्यूबन टेलीफोन कंपनी, यूटिलिटीज़ वगैरह, ये सब अमेरिका की ओन थी डायरेक्टली। उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके लगाई थी, उन्हीं की वो कंट्रोल में थी। रेलवेज़ भी उनके कंट्रोल में, पोर्ट्स भी उनके कंट्रोल में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर भी लिहाजा अमेरिका कंट्रोल के अंदर। मतलब इकोनॉमिकली स्पीकिंग अमेरिका टोटली क्यूबा के ऊपर उसी तरह से डोमिनेट करता था जिस तरह से यूनाइटेड फ्रूट कंपनी ग्वाटेमाला पे डोमिनेट करती थी। और कोई अगर उसके खिलाफ आवाज़ उठाता था तो बतीस्ता ने एक ब्यूरो फॉर द रिप्रेशन ऑफ कम्युनिस्ट एक्टिविटीज़ बनाया हुआ था, जो कि लोगों को चुक लेते थे, वीगो भेज देते थे, लार्ज स्केल टॉर्चर भी करते थे, मार देते थे, पब्लिक एग्जीक्यूशंस कर देते, बहुत ब्रूटल थे। किसी को कोई पता नहीं कितने बंदे उन्होंने गायब किए। उस ज़माने में कोई काउंट तो रखता नहीं था। कोई कहते हैं 100s मारे, कोई कहता है 1000s मारे, कोई कहता है 20,000 मारे, किसी को खबर नहीं। ये सबको पता है कि अगर आप यूनाइटेड फ्रूट कंपनी के ख़िलाफ़ या वहाँ पे कोई यूनियन बनाने की कोशिश करते हैं तो रातों रात आप फारिग हो सकते थे।
मगर बहरहाल इमेज क्यूबा की बिल्कुल उलट थी। जो पोस्टर्स निकलते थे मुल्क से, सन, सैंड एंड साल्सा, बीचेस पे जाओ, एंजॉय करो। और वाकई मैं क्यूबा कभी नहीं गया, मगर मेरे बहुत सारे दोस्त गए हैं और आए हैं वहाँ। मेरे मामू भी गई, मेरी मामी भी गई। इट इज़ लाइक हेवन। इतना खूबसूरत क्लाइमेट है, कैरिबियन का क्लाइमेट है, साफ नीला आसमान, नीला समुंदर, ब्यूटिफुल सब्जा ग्रीनरी, इट्स लाइक परफेक्ट टेम्परेचर, एवरीथिंग इज रियली क्वाइट, इट इज़ क्वाइट ब्यूटिफुल। बैंकिंग एंड फाइनेंस भी उनके कंट्रोल में था। चेस मैनहट्टन बैंक, नेशनल सिटी बैंक भी उनके कंट्रोल। आप में से कई लोग वहाँ नौकरी करने जाएंगे, फिर मुझे गालियाँ देंगे, सर ने हमारा बायस कर दिया जहन। अब मैं जब भी जाता हूँ वहाँ पे उस बैंक में, तो मेरे जहन में यही बात आती है कि ये सिटी बैंक नहीं है ये। खैर वो डोमिनेट करते थे, ठीक है ना। उस ज़माने में इट वाज कॉल्ड नेशनल सिटी बैंक, ठीक है ना। तो ये डोमिनेट करते थे बैंकिंग एंड फाइनेंस को। अगेन क्यूबा की इमेज थी लैंड ऑफ रोमांस। वहाँ पे आप जाएं, बड़ा ज़बरदस्त रोमांस होगा आपका। बीवी के साथ जाएं या बीवी के बगैर जाएं, हस्बैंड के साथ जाएं या हस्बैंड के बगैर जाएं, रोमांस करके आएं। सो टूरिज्म और गैम्बलिंग और प्रोस्टिट्यूशन वो वाइड स्प्रेड इन क्यूबा एट दिस टाइम। हवाना मीनवाइल एक ऐसी जगह बन गई जिस तरह आपके जहन में या फिल्मों में आपको इमेज मिलती ना लास वेगस की। तो उस ज़माने में लास वेगस के बजाय हवाना वाज रियली द लास वेगस ऑफ द अमेरिकन एलीट। और यूएस इन्वेस्टमेंट इसमें बहुत ज़्यादा थी। और इनफैक्ट जो माफिया था, अमेरिकन माफिया, उसके क्यूबा के अंदर बहुत रूट्स थे। वजह ये थी कि क्यूबा सिर्फ अमेरिका के फ्लोरिडा से सिर्फ इट्स ओनली 90 माइल्स, इट्स अ हॉप अक्रॉस है, कश्ती पे बैठ के आप जल्दी से पहुंच सकते हैं। और मगर क्यूबा के अंदर वो कवानीन नहीं है जो अमेरिका के अंदर है। टैक्स लॉज नहीं है, पुलिस नहीं कुछ कहेगी वगैरह वगैरह। सो अगर आपने लूट मार से पैसा अमेरिका में कमाया है, तो आप किधर उस पैसे को लेके जाते थे? आप क्यूबा ले जाते थे। वहाँ पे आपका पैसा सेफ होता था, हुकूमत टैक्स नहीं करेगी, करप्ट किस्म का डिक्टेटर है, उसको पैसे खिला दो, जिसको मरवाना है मरवा दो। और जो वहाँ पे अमेरिकन माफिया थे, ये अल कैपोन वगैरह का आपने सुना होगा, इनकी बड़ी डीप रूट्स थी क्यूबा के अंदर। इनका गेट अवे जो था ना वो बेसिकली क्यूबा था उस जमाने के अंदर। सो गैम्बलिंग बहुत होती थी, नाइट लाइफ, टूरिज्म, ये सब चीज़ें बड़ी चीज़ बड़ी होती थी। मगर सारे का सारा ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर था इस चीज़ का, दिस वाज बेसिकली कंट्रोल्ड बाय द गैंगस्टर्स, बाय द माफिया, मेनली कंट्रोल्ड बाय देम। होटल्स, कैसीनोज, नाइट क्लब्स, दीज वर बेसिकली माफिया रन। And they had people like Mayor Lansky partnering with the Batista government, etc. Government भी उनको support करती थी। So Cuban economy was also highly dependent on US tourism. Tourism बहुत था। और उससे भी जो टूरिज्म से रेवेन्यू आती थी, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उससे भी क्यूबन्स को खास फ़ायदा नहीं होता था। वो जो माफिया बिजनेसमैन टाइप होते थे उनको ज़्यादा फ़ायदा होता था। अच्छा, बाय द वे, इस पीरियड का जो माफिया है ना, इसके बारे में भी इंटरेस्टिंग बात आपको ये बताना चाहता हूँ। इस पीरियड का बहुत सारा माफिया इस बुनियाद पर कायम था, ख़ास तौर पे अल कैपोन वगैरह, कि ये प्रोहिबिशन का पीरियड था। प्रोहिबिशन का मतलब ये कि अमेरिका ने ये कहा हुआ था कि अल्कोहल हमने कम करनी है, उसको प्रोहिबिट करना है। आप सोचेंगे हैं अमेरिका कब से मुसलमान हो गया? तो अल कैपोन वगैरह जो हैं ये प्रोड्यूस करते थे अल्कोहल बेसिकली, और अल्कोहल यहाँ पे खुली आम मिलती थी क्यूबा के अंदर एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इनका जो मेन ट्रेड था ना वो अल्कोहल प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन था, और इसी को वो रोकना चाहते थे। अमेरिकन FBI वगैरह रोकना चाहती थी। और फाइनली अल कैपोन को तो कभी रोक नहीं सके। उसको पकड़ा तो उसकी गैंगस्टरिज्म पे नहीं पकड़ा, उसको पकड़ा तो उसकी टैक्स इवेजन पे उसको पकड़ा। ये टैक्स नहीं अदा करता, कम वक्त पैसे इतने कमा लेता है। तो अंदाज़ा करें कितनी मज़ेदार बात है। सो दे कंट्रोल्ड ऑल दिस बिजनेस इन हवाना, एंड प्रोस्टिट्यूशन वाज आल्सो वेरी वेरी वाइड स्प्रेड इन हवाना, एज इज़ द केस, आपको पता ही होगा, जिस तरह लास वेगस में है उसी तरह हवाना वाज द लास वेगस ऑफ दैट पीरियड। और अमेरिका का बहुत पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और मिलिट्री इन्फ्लुएंस भी था। इनफैक्ट अमेरिका हैड अ मिलिट्री बेस इन क्यूबा कॉल्ड द ग्वांतानामो नेवल बेस, और आज भी वो अमेरिका के कंट्रोल में है। डिस्पाइट एवरीथिंग दैट्स हैपेंड, वो आज भी उनके कंट्रोल में। और क्यूबन मिलिट्री भी ऑफ कोर्स अमेरिका की इमदाद और वेपन्स वगैरह पर और ट्रेनिंग वगैरह पर कायम रहती थी, और उन्हीं की आशीर्वाद पर काम करती थी। 1953 में कुछ सरफिरे किस्म के नौजवान थे जो हवाना यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। ये उस ज़माने में 50s के अंदर एजुकेशन तो बिल्कुल ही एक एलिटिस्ट किस्म का अफेयर होता था। बहुत कम लोग के पास ये मौका होता था कि वो यूनिवर्सिटी में पढ़ सकें। आज फिर भी हालात उस तरह से नहीं हैं, काफ़ी हद तक आज भी इसी तरह से हैं, मगर उस वक्त तो बिल्कुल ही सिर्फ एलीट ऑफ द एलीट पढ़ती थी।
तो फिडेल कैस्ट्रो और उसका छोटा भाई राउल कैस्ट्रो और बहुत सारे ऐसे और लोग वहाँ पे पढ़ते थे, और फिडेल बड़ा स्पोर्ट्समैन टाइप था, बास्केटबॉल बेसबॉल ये वो खेलने का बड़ा शौक, एंड वेरी इंस्पायर्ड बाय द अमेरिकन रेवोल्यूशन एक्चुअली इन दैट पीरियड। और ये सब नौजवान जिस तरह के बहुत सारे और लैटिन अमेरिकन मुल्कों के अंदर उस वक्त हो रहा था, बशमूल ग्वाटेमाला जहाँ पे अरेवालो की मूवमेंट चल रही थी एंड सो ऑन, उसी को देखा देखी मोरलेस इन्होंने भी ये कहा कि हमारे मुल्क में डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए, हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी होनी चाहिए। सो ही वॉज ओनली एज 27, आपसे चंद साल ही बड़ा था कि उसने फैसला किया कि इनकलाब होना चाहिए। अब दिलचस्प बात यह है कि क्यूबा की मिलिट्री को पाकिस्तान की मिलिट्री जैसी तो नहीं है। पाकिस्तान की मिलिट्री तो ह्यूज मिलिट्री है, 6 लाख बंदा है पाकिस्तान की मिलिट्री में, और बड़ी ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल इक्विप्ड वगैरह मिलिट्री है। क्यूबा की मिलिट्री उसके मुकाबले में एक छोटी फौज है, बहुत छोटी फौज है उसके मुकाबले में, और इतनी डिसिप्लिन्ड और इतनी वेल ऑर्गेनाइज्ड भी नहीं थी। तो कई क्यूबा के अंदर पहले भी कई इस किस्म के रिवोल्ट्स और कूज वगैरह हो चुके थे, जब जूनियर ऑफिसर्स जिस तरह के फुलेंसियो बतिस्ता जो कि एक सार्जेंट लेवल का बंदा था, हैड डन अ मिलिट्री कू, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा हो चुके थे ऐसे, एंड मैनेज टू टेक पॉलिटिकल पावर। तो फिडेल कैस्ट्रो और उसके यारों ने यही सोचा, हमारा यूनिवर्सिटी के यारों ने, कि हम भी कर सकते हैं, तो सही कर सकते तो ऐसी भी कर सकते हैं, हम करेंगे और फिर उसके बाद हम इलेक्शंस कॉल कर देंगे और हम जो है ना इस डिक्टेटर को यहाँ से दफ़ा करेंगे, क्योंकि हम तंग आ चुके हैं इस डिक्टेटरशिप से। So in 1953, with only 137 people, imagine that, 26 जुलाई को उसने अपनी मूवमेंट का नाम भी दिया द जुलाई 26th मूवमेंट, उसने इस गैरिजन पे अटैक कर दिया। अब अंदाज़ा करो, ये बड़ा वेल डिफेंडेड गैरिजन था, यहाँ प्रोफेशनल सोल्जर्स बैठे हुए हैं, 27 साल के मुंडे खुंडे जिनकी कोई मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं है, कोई ख़ास उनके पास हथियार भी नहीं है, पता नहीं घर से पिस्तौलें ला के, तो पूरे मिलिट्री गैरिजन पे हम धावा बोल दिया, हमला कर दिया। रिज़ल्ट क्या हुआ? अनफॉर्चुनेटली रिज़ल्ट वही हुआ जो कि होना था, और वो ये कि दे वर बैडली डिफीटेड। ज़्यादातर लोग तो वहीं पे ही दे वर किल्ड इन दैट कॉन्फ्रंटेशन, बाकियों को जेल शेल हो गई। तो टोटली डेसिमेट हो गई ये, जो कहना चाहिए एक बगावत थी। जो उसका लीडर था फिडेल कैस्ट्रो, उसको पकड़ लिया और उसका ट्रायल हुआ। ट्रायल में उसने बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की। अब ट्रायल की वक्त ये होता है ना कि सारे तकरीर सुनते हैं, पूरी कौम के लोग सुन रहे होते हैं ट्रायल के वक्त। उससे पहले तो वो हवाना यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा लीडर माना जाता था, स्टूडेंट लीडर था, तकरीरें बड़ी ज़बरदस्त करता था, तो यंग लोग उसके साथ बड़े इंस्पायर्ड थे। मगर अब जब उसका ट्रायल हुआ, ट्रायल में उसने तकरीर की, तो वो तकरीर जो है ना उसको लिख के रिपब्लिश किया, वो प्रिंट होके चली गई, तो एकदम से उसकी प्रोफाइल एक नेशनल लेवल की बन गई। और वो तकरीर बड़ी ज़बरदस्त है, मुझे प्रिंट आउट करके लानी चाहिए थी। उसमें उसने एंड यही किया कि कंडेम मी इफ़ यू विल, हिस्ट्री विल एब्जॉल्व मी। मैं तो डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ लड़ रहा हूँ और मैं तो लड़ूंगा जमहूरियत के लिए एंड सो ऑन। कोई मार्क्सिस्ट या कोई सोशलिस्ट कम्युनिस्ट वगैरह कुछ भी उसमें उस तकरीर में ऐसी चीज़ नहीं है। उसका मेन इंस्पिरेटर जो मेन इंस्पिरेशन है उसके लिए वो कार्ल मार्क्स नहीं है। इनफैक्ट मेन इंस्पिरेशन उसके लिए है होजे मार्टी, जो कि क्यूबन नेशनलिस्ट लीडर है। सो बेसिकली ही वाज अ क्यूबन नेशनलिस्ट एट दिस टाइम एंड अ डेमोक्रेट, यू कैड इवन कॉल हिम अ रेडिकल डेमोक्रेट, के भाई लड़के जमहूरियत लेके आनी है। उसको जेल हो गई और उसके साथ और लोगों को भी जेल हो गई। बतीस्ता ने सोचा कल दा मुंडा है, मैं इस तरह के मुंडे कई ज़ाया कीते ने। ऊपर से फिडेल कैस्ट्रो वॉज फ्रॉम द इलीट हिमसेल्फ, and because his wife in fact was the sister of I think the interior minister of the country and that sort of thing. तो उन्होंने कहा यार बच्चा है, इन्हों समझ 27 साल का मुंडा है, ज़रा गर्म खून है इसमें, इसको माफ़ कर दो। फिडेल कैस्ट्रो की बीवी ने बहरहाल उसे जेल में जाके कहा तेरा दिमाग ख़राब है, तलाक मैं तुझे दे रही हूँ, डिवोर्स हो गई एक्सेट्रा, ठीक है। तो शी सेड के भाई मैं तो नहीं ये रेडिकल पॉलिटिक्स नहीं करती, और अपने बच्चे वगैरह को बेटी को लेके उसने कहा मैं अलग हो रही। सो खैर एनीवे, अब जेल में उसको बैठ के मौका मिला। जेल बड़ी रेडिकलाइजिंग किस्म की जगह होती है। जेल में कहता है मैंने इतनी किताबें पढ़ी कि शायद मैंने यूनिवर्सिटी भी नहीं पढ़ी थी। वो यार आइडिया है, आप सबको भी जेल भेज देता हूँ, शायद आप ही पढ़ना शुरू कर दें। अच्छा, कहते हैं मैंने इतनी किताबें पढ़ी कि जितनी मैंने यूनिवर्सिटी में भी नहीं पढ़ी थी। वहाँ तो खेल कूद और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत होती थी, जेल में कुछ करने को कुछ नहीं था, तो सारा दिन बैठ के हम किताबें पढ़ते थे, फिर हम किताबें डिस्कस करते थे। तो उसके आइडियाज़ और ज़्यादा रेडिकलाइज होते चले गए। 54 के अंदर बतिस्ता ने को छोटा मोटा अपना शैम किस्म का इलेक्शन करवाना था,
तो उसने ये सोचा कि चलो मैं जनरल एमनेस्टी दे देता हूँ। ये फिडेल के लिए एमनेस्टी नहीं थी, सबके लिए थी। उसने कहा जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स वगैरह सबको छोड़ दो। ही फेल्ट वेरी कॉन्फिडेंट कि भाई मुझे कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, मैं बहुत ताकतवर हूँ इस वक्त, नो प्रॉब्लम, एमनेस्टी दे दो, उससे मुझे गुडविल पैदा होगी, मैं इलेक्शन में कोई 4, 5, 10, 15 और वोट ही ले लूँगा। तो उसने जनरल एमनेस्टी दे दी और फिडेल कैस्ट्रो 1954 के अंदर रिहा हो गया। रिहा हो के वो वहाँ से भागा और चला गया वो मैक्सिको। अमेरिका भी गया, मैक्सिको और कंट्रीज़ में भी गया, पता नहीं कहाँ कहाँ गया, कुछ खबर भी नहीं है। और फौरन जाते ही, रिहा होते ही उसने जाके लोगों से कहना शुरू कर दिया कि बतीस्ता को हमने हटाना है, मुझे पैसे दो, मैं रेवोल्यूशन करना चाहता हूँ। और लोगों ने पैसे दिए भी। लो जी, फिर सर फिरा 56 के अंदर पैसे जो उसको दिए लोगों ने, उसने ये कश्ती हायर की, ख़रीदी, बकवास सी कश्ती थी तो मगर ले ली। 87 लोगों को उसने जमा किया, 81 लोगों को सॉरी, और मैक्सिको से वो निकल पड़ा कि मैं क्यूबा जा रहा हूँ। रास्ते में तूफ़ान आ गया, आधे लोग जो है वहाँ उल्टियाँ कर करके उलट हो गए। कश्ती भी इतनी छोटी थी कि वो तूफ़ान के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकती थी। मज़ेदार बात आपको ये बताता हूँ कि ये जो पूरा एरिया है ना, फ्लोरिडा, क्यूबा, कैरेबियन, यहाँ पे बहुत बड़े तूफ़ान आते हैं। ये हरिकेन बेल्ट है एक किस्म की, यहाँ पे ह्यूज हरिकेन्स आते हैं। यहाँ पे जो अटलांटिक ओशन से घूम के ऐसे हरिकेन्स आते हैं कि पूरी दुनिया में ऐसे हरिकेन्स कहीं नहीं आते जैसे यहाँ पे आते हैं। तो फंस गए बेचारे, घूम घुमा के कहीं ऐसी जगह लैंड किए जहाँ पे उन्होंने लैंड ही नहीं करना था। जिन लोगों को मिलना था क्यूबा आगे, वो कहीं और बैठे हुए थे, ये कहीं और पहुँच गए। जहाँ पहुँचे जैसे ही निकले, यहाँ पे उन पर फायरिंग शुरू हो गई। वहाँ पे बतीस्ता की फ़ौज इंतज़ार कर रही थी, उनको पहली खबर थी कि आ रहे हैं। फायरिंग के अंदर ये पानी, ये देखो अपनी हथियार बचा रहे हैं कि गीले नहीं होने चाहिए, और निकले वहाँ से बचते बचाते हिस्सों में तकसीम हो गए, केओस, कन्फ्यूजन, ये वो। साथ इनके एक यंग अर्जेंटीनियन लड़का भी था जिसका नाम था एर्नेस्टो चे गवारा। और एर्नेस्टो चे गवारा वॉज इन ग्वाटेमाला जब हाकोबो आर्बेंस की गवर्नमेंट वहाँ पे ओवरथ्रो हुई और CIA ने पूरा अपना कू वगैरह किया। इनफैक्ट वो इतना सरफिरा किस्म का नौजवान था, फिडेल से भी ज़्यादा। वो कहता था कि मुझे फ्रंट लाइन पे भेजो, मैं कमबख्त इन लोगों से, CIA के एजेंटों से लड़ूंगा। मगर ग्वाटेमाला मिलिट्री ने कहा भाईजान आप ज़रा पीछे रहे, मारे जाएंगे, मिलिट्री को करने दें ये काम, सिविलियंस नहीं जाएंगे फ्रंट लाइन पे। सो अब जब मैक्सिको के अंदर चे गवारा और फिडेल कैस्ट्रो की मुलाकात हुई तो चे गवारा ने कहा मैं भी साथ चलूँगा। हालांकि वो क्यूबन नहीं था, वो अर्जेंटीनियन था। अगर आपने उसकी एक किताब या फिल्म देखी हो, द मोटरसाइकिल डायरीज़, तो वो एक बड़ा एडवेंचरर किस्म का बंदा था। डेंटिस्ट था बाय प्रोफेशन, डॉक्टर था, और उसको शौक था कि मैं लैटिन अमेरिका पूरे फिरूं। तो उसने एक रिकटी किस्म की मोटरसाइकिल ख़रीदी और अपने दोस्त पेड्रो के साथ वो निकल गया अर्जेंटीना से, और पूरे लैटिन अमेरिका मोटरसाइकिल पर घूमता रहा, फिरता रहा। और इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग इन फैक्ट जर्नी डिपिक्टेड इन दैट वंडरफुल मूवी कॉल्ड द मोटरसाइकिल डायरीज, ज़रूर देखना। तो ही हैड ट्रैवल्ड अ लॉट बाय दिस वेरी यंग एज, उसने बहुत लैटिन अमेरिका देखा हुआ था, और उसके जहन में ये कंसेप्शन ऑलरेडी आ चुका था। उसने मार्क्सिस्ट लिटरेचर भी बहुत पढ़ा हुआ था, फिडेल से बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ था। इनफैक्ट उसके जहन में ये कंसेप्शन आ चुकी थी कि यूनाइटेड फ्रूट कंपनी और अमेरिका जो कुछ कर रहा है, और साम्राज्य निज़ाम और कैपिटलिस्ट सिस्टम, और फर्स्ट हैंड उसने जो गुर्बत देखी लैटिन अमेरिका में, जो स्लेव प्लांटेशंस और लोगों के हालात देखे, इट रेडिकलाइज्ड है। बिकॉज वो खाते पीते अच्छे घराने से था, उसने उस किस्म की गुर्बत तो नहीं देखी थी जब तक वो निकला नहीं। जब वो निकला और उसने देखा कि क्या हो रहा है लैटिन अमेरिका के अंदर, इट कंप्लीटली चेंज्ड हिम। उसने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। चे गवारा डिड नॉट कम इनिशियली एज अ फाइटर, ही डिडंट इवन हैव अ गन एट दैट टाइम। चे गवारा को इसलिए लाए थे कि तू हमारा डॉक्टर होगा, कोई मसला होगा तो तूने हमारी मरम पट्टी करनी है, ठीक है। अच्छा, चे गवारा वाज आल्सो एस्थमेटिक, डीपली एस्थमेटिक। तो जब वो अटैक और फायरिंग वगैरह हुई ना, तो अपनी डायरी में लिखता है, कहता है मुझे इतना बुरी तरह से एस्थमेटिक अटैक हुआ, वो मेरी एस्थमा की जो पंप था वो भी कहीं गुम गया, और मुझे सांस नहीं आ रहा था, और मेरे सामने ना एक तरफ पड़ी हुई थी वो मेडिकल किट और दूसरी तरफ मशीन गन, और मैं एक चीज़, राइफ़ल जो भी, और मैं एक चीज़ कैरी कर सकता था। बस मैंने वही फ़ैसला किया कि इधर तो मरने लगे हैं तो बंदूक उठाओ, तो उसने बंदूक उठा ली। एनीवे, बड़ी मुश्किल से रीग्रुप करके ये लोग इकट्ठे हुए माउंटेन्स के अंदर, उन्होंने कहा हम गुरिल्ला वॉर करेंगे। गुरिल्ला वॉर बाय द वे मीन्स स्मॉल वॉर, डजंट मीन गुरिल्ला बन जाओ आप ठीक है ना। तो इट मीन्स लिटिल वॉर। लिटिल वॉर का मतलब ये, इसकी टैक्टिक ये है कि आपने कभी फ़ौज को खुल के नहीं कन्फ्रंट करना, छोटे छोटे अटैक्स करते रहने। जब वो वापस अटैक करें नस जाओ, ठीक है। जब वो आराम कर रहे हो अटैक कर दो, अटैक करके वो वापस जवाब दे नस जाओ फिर से। तो वो नसते ही रहते थे हर वक्त, और छोटे छोटे अटैक करते रहते थे।
वो माओ ने इसको नाम दिया था, वो कहता था कि ही हु इज़ अनअफ्रेड ऑफ डेथ्स बाय 1000 कट्स विल अनसीट द एम्परर। एक ब्लो नहीं मारना, हमने 1000 दफा छोटे 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 कट्स करने, उससे एम्परर जो है ना को हम डिफीट करेंगे। So this proved to be a very successful strategy. Here is Fidel Castro and his brother Raul Castro, who were two of the big leaders in the mountains of Sierra Maestra in 1956. तो इस तरह उन्होंने अब वॉर अपनी शुरू कर दी 1956 में। बतीस्ता ने कहा नहीं नहीं मैंने तो इनको मार दिया है, ये जो बे ऑफ पिग्स में लैंड किए थे मैंने वहाँ इनको ख़त्म कर दिया है, और काफ़ी लोग उसने मारे भी, मगर ही वॉजंट श्योर कि फिडेल मरा है कि नहीं मरा। मेन आदमी तो फिडेल ही था ना उस वक्त, जो नेशनल लेवल पे रिकग्नाइज था, क्यूबन्स उसको जानते थे। चे गवारा तो वॉज एन अननोन कमोडिटी एट दैट टाइम। तो फिडेल कैस्ट्रो ने कहा मैं तो जिंदा हूँ, और उसने एक न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर को बुलाया, हर्बर्ट मैथ्यूज़ को, कि आओ पहाड़ों में आओ, देख चेक करो मैं जिंदा हूँ। और वो पहाड़ों में आया और उसने फ्रंट पेज पे ये लिख दिया न्यूयॉर्क टाइम्स के कि क्यूबन रेबल इज विजिटेड इन हाइड आउट, कैस्ट्रो इज स्टिल अलाइव एंड स्टिल फाइटिंग इन द माउंटेन्स। ओए हुए। अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने जब ये पब्लिश कर दिया तो वो तो आग की तरह क्यूबा के अंदर फैल गई बात, क्योंकि क्यूबा के अंदर तो अखबारों की सेंसरशिप थी, मगर न्यूयॉर्क टाइम्स तो आपको पता है फिर न्यूयॉर्क टाइम्स है, तो बात ये फैल गई। इस पीरियड के अंदर भी फिडेल ने इनफैक्ट एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया जिसमें उसने कहा कि देयर इज़ नो मार्क्सिज्म और कम्युनिज्म इन आवर आइडियाज़, वी वांट डेमोक्रेसी, we want a well planned economy and so on, and we want even good relations with the United States of America. But just under the surface ये बात भी हकीकत थी कि चे गवारा was already a Marxist, और ये बात भी हकीकत थी कि उसका जो छोटा भाई है राहुल कैस्ट्रो यहाँ पे जो बैठा है, ये भी बेसिकली उस वक्त मार्क्सिज्म पढ़ रहा था और मार्क्सिस्ट काफ़ी हद तक हो चुका था। सो दे वर मार्क्सिस्ट विद हिम, बट ये नहीं था कि पूरी मूवमेंट अपने आप को मार्क्सिस्ट कहती थी। जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ क्यूबा थी वो एक अलग पार्टी थी, वो शहरों के अंदर काम कर रही थी और सब कुछ कर रही थी, अंडरग्राउंड थी, बैंड थी वगैरह वगैरह, मगर वो एक अलग चीज़ थी, इनका उनसे कोई ताल्लुक नहीं था एज सच। लो जी, लड़ते लड़ते मैं अब बहुत लंबा किस्सा आपको उस जंग का नहीं सुनाऊंगा। वैसे चे गवारा ने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी कॉल्ड एपिसोड्स ऑफ द क्यूबन रेवोल्यूशनरी वॉर, वो डायरी लिखता था, हर जगह जाता था, तो उसमें वो डे बाय डे बताता है कि अब हम यहाँ गए, फिर हमने ये किया, फिर हमने वो किया, फिर हमने यहाँ अटैक किया, फिर हमारे पे यहाँ अटैक हुआ, फिर हमने यहाँ रिट्रीट किया। वेरी इंटरेस्टिंग टू रीड दैट, बट दे वर वेरी सक्सेसफुल, फ्राइटनिंगली सक्सेसफुल। देखो यार 56 में वो गए और जंग शुरू की उन्होंने, और 59 के अंदर 3 सालों के अंदर अंदर कामयाब हो गए। इनफैक्ट जो उनके खिलाफ ऑपोजिशन थी, यानी कि जो क्यूबन मिलिट्री थी, इट जस्ट कंप्लीटली कलैप्स्ड। द रीजन फॉर द कलैप्स वाज नॉट मिलिटरी। मिलिट्री जो अटैक्स थे, गुरिल्ला वॉर के जो अटैक्स थे, उनका एक आप कह लें सिंबॉलिक इम्पैक्ट बहुत बड़ा था, मगर जो असल मामला था वो पॉलिटिकल था कि जो सोल्जर्स थे क्यूबन मिलिट्री के और पब्लिक जो थी वो इतनी तंग आ चुकी थी इन डिक्टेटरशिप से जो कि अमेरिकन बैक्ड थी। पहले 10 साल एक डिक्टेटरशिप रही, अब 33 से लेके 59 तक एक और डिक्टेटरशिप चल रही। इतने तंग आ चुके थे लोग डिक्टेटरशिप से, और इतनी तलब थी कि भाई डिक्टेटरशिप ख़त्म हो, कि बेसिकली पब्लिक बहुत बड़े लेवल पे बतीस्ता के ख़िलाफ़ हो चुकी थी, एंड दे वांटेड टू ओवरथ्रो बतीस्ता। इवन द अमेरिकन्स एक्नॉलेज्ड कि बतीस्ता यार इतना करप्ट आदमी है और इतना ज़्यादा माफिया के साथ इन्वॉल्व है कि वो डिसक्रेडिटेड आदमी है, तो ये नहीं, इट्स अ लॉस्ट कॉज नाउ। तो फिडेल कैस्ट्रो नाउ केम टू पावर इन 1959। ले जी, तो शायद आपका ये ख्याल हो कि अब जब कि इनकलाब हो गया है कि फिडेल कैस्ट्रो तो फिर मॉस्को जाएगा, या मॉस्को नहीं तो शायद पेकिंग चला जाए, या कोई अंडरग्राउंड कम्युनिस्ट इधर उधर जाएगा। नो, नॉट एट ऑल। इनफैक्ट पहली चीज़ फिडेल कैस्ट्रो ने ये की कि वो अमेरिका चला गया। एक उसने यूएस टूर किया जिसमें ही टर्न्ड ऑन द चार्म ऑफेंसिव कि मैंने अमेरिकन गवर्नमेंट को जीतना है और ये कहना है कि भाई हमारे साथ खड़े हो आप। इनफैक्ट ही ट्राइड टू मीट प्रेसिडेंट आइजनहावर, मगर आइजनहावर ने कहा मेरा दिमाग ख़राब है, मैं रेबल लीडर से मुलाकात करूं, निक्सन तुम जाओ और तुम मिल के आओ, मुझे बताओ फिर ये कैसा आदमी था कैसा नहीं। तो निक्सन ने मुलाकात की फिडेल कैस्ट्रो के साथ। फिडेल को तो निक्सन बिल्कुल पसंद नहीं आया, मगर निक्सन ने फिडेल के बारे में क्या लिखा वो बड़ा दिलचस्प है। उसने आइजनहावर को जो लिखा कि भाई फिडेल इस तरह का है, वो पढ़ते हैं।
The one fact we can be sure of is that Castro has those indefinable qualities which make him a leader of men. मतलब a natural leader है ये बंदा. Whatever we may think of him, he is going to be a great factor in the development of Cuba and very possibly in Latin American affairs generally. Leader है ये आदमी, इसका influence होना है, ये मैं बता दूं अभी से. He seems to be sincere. He is either incredibly naive about communism or under communist discipline. My guess is the former. His यानी कि he's just naive. My guess is he's naive. He's not under communist discipline. His ideas as to how to run a government or an economy are less developed than those of almost any world figure I have met in 50 countries. इसको economy के बारे में कुछ पता ही नहीं है. But because he has the power to lead, we have no choice but at least try to orient him in the right direction. मिसाइल है, इस मिसाइल को हमने अपने डायरेक्शन में चलाना है किसी तरह, क्योंकि इन्फ्लुएंस इसका बड़ा होगा. लीडर है नेचुरल, ये उसने लिखा निक्सन ने. फिडेल कैस्ट्रो में अगर जब वापस आया तो पहली चीज उसने क्या की? अग्रेरियन रिफॉर्म. वही चीज जो हाकोबो आर्बेंज ने की. उसने कैप कर दिया कि 993 एकड़ से ज्यादा आप जमीन नहीं रख सकते, बाकी जमीन जो है गवर्नमेंट नेशनलाइज कर देगी और गरीबों में तकसीम कर देगी. और दिलचस्प बात यह है कि फिडेल कैस्ट्रो की अपनी ज़मीन थी काफ़ी बड़ी, उसके अब्बे की, और अब उसकी माँ की, वालिद की वफ़ात हो चुकी थी. वो ज़मीन भी सारी नेशनलाइज होगी. अम्मी इतनी नाराज़ हुई कि जिसकी हद हिसाब कोई नहीं. अम्मी ने कुट्टी कर दी पुत्र से, दोनों पुत्रों से बल्कि. दूसरा उसने ये कहा कि क्यूबा के अंदर ज़मीन जो है वो सिर्फ क्यूबन्स ओन कर सकते हैं, बाहर से कोई बंदा आके यहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकता. अमेरिकन्स बेसिकली, उनकी ज़मीन भी गई और 2 लाख किसानों के अंदर उसने ये ज़मीनें तकसीम करनी शुरू कर दी. इनफैक्ट दिस वाज अ मैसिव लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम जिसमें 15% ऑफ द नेशंस वेल्थ वाज नाउ रीडिस्ट्रीब्यूटेड. बिग रीडिस्ट्रीब्यूशन. और अपनी ज़मीनें भी उसने सारी दे दी. अब अमेरिका वाज नॉट हैप्पी और फिडेल वाज नॉट डन. मज़ीद शुगर, ऑयल रिफाइनमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सब चीज़ें भी उसने नेशनलाइजेशन के तहत कर ली, नेशनलाइज कर दी. और अमेरिका ने कहा हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ रहे हैं क्यूबा के साथ, हवाना से हम अपना एम्बेसडर विड्रॉ कर रहे हैं. उस पीरियड के अंदर जो हुकूमत बनी थी उसमें फिडेल वाज नॉट द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट वाज ओरिशियो एंड उबर मार्टिस वाज वन ऑफ द मिलिट्री जनरल्स हु हैड आल्सो इन फैक्ट स्ट्रगल्ड विद हिम. इन दोनों ने यह कहना शुरू कर दिया कि फिडेल की गवर्नमेंट में बहुत सारे कम्युनिस्ट घुसे पड़े हैं. बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आर्बेंज के हवाले से एक पूरा प्रोपेगेंडा कैंपेन नहीं हुआ था कि आर्बेंज की हुकूमत में कम्युनिस्ट हैं तो कम्युनिस्टों को निकालो. आर्बेंज पे वो प्रेशर डालते थे कि कम्युनिस्टों को निकालो, कम्युनिस्टों को निकालो. और याद करें कि आर्बेंज के खिलाफ बेसिकली CIA ऑपरेशन हुआ ही तब है जब उसने कहा मैं नहीं निकाल सकता, दैट्स नॉट फेयर, हमारा एक आइन है, उस आइन के तहत वो आए हैं, मैं उनको ऐसे ही इस वजह से कैसे निकाल सकता हूँ क्योंकि वो कम्युनिस्ट हैं. तो ये गलत बात है. तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही चीज़ हूबहू एक्शन रीप्ले हो रहा था. फिडेल ने तो बिल्कुल उलट कर दिया. उसने चे गवारा को नेशनल बैंक का हेड बना दिया. ओह माय गॉड, चे गवारा तो एवरीबडी न्यू वाज अ मार्क्सिस्ट. अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि इसमें भी एक बड़ी दिलचस्प बात है कि हाँ, आई डोंट नो इफ दिस इज ट्रू, दिस इज अ जोक दैट एवरीबडी सेज इन लैटिन अमेरिका, कि फिडेल ने एक बड़ी सी मीटिंग कॉल की जिसमें उसने ये कहा कि नेशनल बैंक का जो प्रेसिडेंट था और इकोनॉमिस्ट जो थे, जो सारे प्रो US थे बेसिकली और नेशनलाइजेशन के बड़े ख़िलाफ़ थे, उन्होंने रिज़ाइन करना शुरू कर दिया गवर्नमेंट से कि हम नहीं काम करेंगे. तो फिडेल ने मीटिंग कॉल की, अपने सपोर्टर्स की, अपनी मूवमेंट की एंड सो ऑन. और फिडेल ने कहा कि आर देयर एनी इकोनॉमिस्ट हियर? तो चे गवारा ने हाथ खड़ा कर दिया. तो उसने कहा ठीक है, यू आर नाउ इन चार्ज ऑफ द नेशनल बैंक. दिस इज अ जोक. एक्चुअली शायद इस तरह ना हुआ हो मगर ये बड़ा फेमस जोक है. तो बाद में लोगों ने पूछा यार चे तू तो डेंटिस्ट और क्या कहता है डॉक्टर था, इकोनॉमिस्ट तो तू नहीं था. तो चे गवारा ने जवाब दिया अच्छा वो इकोनॉमिस्ट का पूछ रहा था, मैं सोच रहा था वो कह रहे आर देयर एनी कम्युनिस्ट हियर, इसलिए मैंने हाथ खड़ा कर दिया. एनीवे, जस्ट अ जोक. तो एनीवे, चे गवारा वाज मेड द मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड बैंकिंग एंड सो ऑन. इकोनॉमी उसके हवाले कर दी. अब लोग और भी परेशान हो गए जो ज़रा प्रो कैपिटलिस्ट थे कि तो मार्क्सिस्ट जो है उसको इंचार्ज बना दिया.
अब क्या होगा? और जिस तरह से ग्वाटेमाला के अंदर CIA ने पूरा सिलसिला ऑर्गेनाइज किया कर्नल अरमास के ज़रिए, जिसमें उन्होंने 400 बंदे भेज के तो गवर्नमेंट गिराई, एग्जैक्टली उसी तरह से अब, और उसी मुल्क से ग्वाटेमाला से उन्होंने को 1500 के एक मर्सनरी फौज तैयार की और उनको भेजा बे ऑफ पिग्स पे कि जाओ वहाँ जाओ और जाके फिडेल कैस्ट्रो की गवर्नमेंट के खिलाफ इनकलाब बर्पा करो। लो जी, वो पहुँच गए वहाँ पे, इनकलाब शुरू हो गया। मगर फिडेल कैस्ट्रो वॉज वेटिंग फॉर देम। फिडेल कैस्ट्रो तो जंग में आया था सामने, तो गुरिल्ला वॉर में, और वो क्यूबा को इस तरह जानता था लाइक द बैक ऑफ हिज हैंड। उसको वैसे भी बड़ा शौक था कि मैं पहाड़ों में फिरूं टुरूं, मैं पूरा क्यूबा एक्सप्लोर करूं। वो भी चे गवारा की तरह एक एक्सप्लोरर था, बट जस्ट इन क्यूबा। वो ठक करके वहां पहुंच गया बे ऑफ पिग्स में, और 2 दिन के अंदर अंदर, हैरान हो गए लोग, 2 दिन के अंदर अंदर उसने फारिग कर दिया उस फौज को। 1500 की फौज को 2 दिन के अंदर डिफीट कर दिया, बैक्ड बाय द CIA। People were stunned. Now this was the exact opposite of Guatemala. ग्वाटेमाला के अंदर वो लड़ाई शड़ाई हुई, गवर्नमेंट गिर गई। यहाँ पे गवर्नमेंट ने 2 सेकंड के अंदर ही उनको उड़ा के रख दिया। People were shocked, and Fidel became an even bigger hero now, because everybody in Latin America knew कि यार ये अमेरिकनों ने भेजे हैं बंदे, तो it's like a proxy American invasion। तो लोगों ने कहा देखो इसने तो अमेरिका को शिकस्त दे दी, वो करके दिखाया जो कि आर्बेंज नहीं कर सका था। जो बंदे वगैरह थे उन्होंने उनको पकड़ा और उनकी परेड शरेड करने के बाद अमेरिका से कहा कि ये बंदे आप वापस ले लो और हमें ट्रैक्टर दे दो। अमेरिका ने कहा हम ट्रैक्टर ट्रुक्टर नहीं देने लगे। फिर बड़ी देर बाद नेगोशिएशंस के बाद उनको पैसे दिए और बंदे वापस ले लिए, एंड सो ऑन, छोड़ दिए इन बंदों को। अमेरिका ने फिर ऑर्गेनाइज किया ऑपरेशन मंगूस, CIA का ऑपरेशन था। अब उन्होंने कहा इनको इकोनॉमिक सैबोटाज करो, असैसिनेशन शुरू करो, कैस्ट्रो को मार दो, प्रोपेगेंडा करो इनके खिलाफ, एंटी कैस्ट्रो इंसर्जेंट्स को सपोर्ट करो, जो सब कुछ उन्होंने पहले ग्वाटेमाला में भी किया था। अब इन सबको पहले ही पता था ग्वाटेमाला में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, और ये तैयार थे इस चीज़ के लिए। एट दैट टाइम, लेड बाय एडवर्ड लैंसडेल, दिस वाज कंसिडर्ड वन ऑफ द बिगेस्ट CIA ऑपरेशंस एट दैट टाइम। उसके बाद और बड़े बड़े भी हुए, बट व्हाट दे रियली वांटेड वाज कि किसी तरह हम क्यूबा को इम्प्लिकेट करें ताकि हम डायरेक्ट US इन्वेजन कर सकें। एक बड़ा मशहूर वाकया है USS मेन का, जो एक जहाज़ था, समुद्री जहाज़, जिस पे अटैक हुआ और जिसकी आड़ में अमेरिका ने स्पेनिश अमेरिकन वॉर शुरू की। तो वो ये चाहते थे कि कोई अपनी शिप वगैरह तबाह तबू करके ना, छोटी मोटी को, बेकार इस किस्म की वेसल को हम उड़ा देंगे और कहेंगे ये फिडेल ने किया है, और फिर कहेंगे देखो उसने हमारे खिलाफ एग्रेशन की है, और फिर अपनी लैंड इन्वेजन शुरू करेंगे। दैट्स व्हाट दे रियली वांटेड। दे वांटेड कि क्यूबन गवर्नमेंट इतनी अंदर से कमज़ोर हो जाए, इतना केओस पैदा हो जाए, फिर वो कहें कि यार सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हमें अपने ट्रूप्स भेजने पड़े थे। प्रीटेक्स्ट पैदा करना था ना, जवाब पैदा करना था, जस्टिफिकेशन पैदा करनी थी। फिडेल ने एक कदम और आगे ले लिया। उसने कहा हम अभी कच्ची गोलियां नहीं खेलेंगे। वो सोवियत यूनियन के पास गया, उसने कहा हमारी मदद करो। सोवियत यूनियन के निकिटा क्रूश्चोव ने कहा अगर फिर हम तुम्हें मिसाइल दे दें न्यूक्लियर आर्म्ड, फिर कैसा है? पहले फिडेल ने सोचा आई डोंट नो इफ दिस इज गुड आइडिया, मगर फिर एंड में वो मान गया, ठीक है भेज दो। लो जी, उन्होंने मिसाइल्स भेज दी। ये देखो ये मिसाइल शेल्टर, यहाँ पे मिसाइल पड़ी हुई है बेसिकली। अमेरिका ने ऊपर से तस्वीरें खींच के तो देख लिया कि ये तो मिसाइल्स हैं। दिलचस्प बात यह है कि उनको कैसे पता था कि ये मिसाइल्स हैं? उनको इस तरह से पता था कि अमेरिका ने पाकिस्तान से, हमारा नाम हमेशा कहीं ना कहीं रोशन ज़रूर होता है, एक जहाज़ भेजा था कॉल्ड द U-2 प्लेन। U-2 बैंड था ना, ये जहाज़ था, गैरी पावर्स था शायद उस पायलट का नाम। ये U-2 प्लेन एक ऐसा जहाज़ था जो कि इतनी बुलंदी पे जाता था कि बेसिकली यू कुड नॉट शूट इट डाउन विद एंटी एयरक्राफ्ट वेपन्स। बहुत ऊंचा होता था, और वहाँ से वो फोटोग्राफी करते थे, और वहाँ से स्पाई प्लेन के ज़रिए उन्होंने तस्वीर ली हुई थी कि सोवियत यूनियन के पास कौन सी मिसाइल्स हैं। और इसी तरह स्पाई प्लेन क्यूबा के ऊपर गुजार के, और शिप्स जब आ रही थी जा रही थी उन पर गुजार के उन्हें तस्वीर ली, और सोवियत यूनियन वॉज ओवर कॉन्फिडेंट, उन्होंने कोई उसको डिस्गाइज भी अच्छा नहीं किया, उन्होंने पकड़ लिया कि ये तो न्यूक्लियर मिसाइल्स आ रही हैं सोवियत यूनियन की। ओ माय गॉड, अब तो क्राइसिस पैदा हो गया। बाय द वे, वो जो U-2 का वाकया वो भी बड़ा दिलचस्प है कि रशियंस बार बार ये देख रहे थे कि ये स्पाई प्लेन आ रहा है जा रहा है, देख सकते थे, शूट डाउन नहीं कर सकते थे। फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक मिग अपना लिया और उसने उस पे से सारी की सारी आर्ममेंट्स उतार दी, मशीन गन्स, मिसाइल, ये सब कुछ उतार दी।
मतलब है उस एवियोनिक्स भी उतार दी, जो कुछ उतार सकते थे उसको इतना लाइट बना दिया, इतना हल्का बना दिया कि जिसकी हद हिसाब कोई नहीं। फिर वो एक सोवियत पायलट को दिया, उससे कहा जा अब इसको ऊपर लेके जा और वो U-2 प्लेन गिरा के दिखाओ मुझे। वो गया ऊपर और उसने लिटरली अपने जहाज से दूसरे जहाज को उठा जाके टक्कर मारी, क्योंकि वेपन तो कोई थे नहीं। वो जब टक्कर मारी तो वो जहाज गिरा, वो जो पायलट था उसने इजेक्ट किया पैराशूट में, वो पकड़ा गया। जब वो पकड़ा गया उसकी इंटेरोगेशन हुई, जब इंटेरोगेशन हुई उसने कहा जी मैं तो पेशावर से उड़ा था। पाकिस्तान की बड़ी बेइज्जती हुई, मगर चलो खैर क्या हो सकता है, नाम रोशन हम करते आए हैं। तो वो US इंटेलिजेंस ने पकड़ लिया कि देखो ये जहाज आया है, ये जहाज आया है, यहाँ पे प्रॉब्लम साइट है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे मिसाइल ट्रांसपोर्टर्स हैं, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये, सारा कुछ उन्होंने आसमान से देख लिया था। क्यूबा के पास बाय द वे कोई एयरफोर्स नहीं थी, जिस तरह ग्वाटेमाला के पास कोई एयरफोर्स नहीं थी, क्यूबा के पास भी कोई नहीं थी। तो US ने अब प्लान किया इनकी ऐसी की तैसी फुल स्केल इन्वेजन कर दो, 1,20,000 बंदा तैयार करो और क्यूबा में इन्वेड करो और ख़त्म कर दो इसकी हुकूमत भी और सोवियत यूनियन को भी एंड सो ऑन। और बाय द वे सोवियत यूनियन भी तैयार हो गया, अच्छा ये 1 लाख बंदा भेजेंगे, हम भी 1 लाख बंदा भेज देंगे, हम भी मुकाबला करेंगे। एक्चुअली उन्होंने कहा था 90,000 भेजेंगे, बट एनीवे दिस वर द नेम्स ऑफ द ऑपरेशंस। कैनेडी के सामने प्रपोजल आ गया फुल स्केल इन्वेजन कर दें। कैनेडी ने सोचा नहीं नहीं फुल स्केल इन्वेजन जो है ना वो ठा करके लड़ाई हो जानी सोवियत यूनियन के साथ। उसको इंटेलिजेंस थी कि सोवियत यूनियन एडवाइजर्स भी भेज रहा है, अभी फौजें भी भेजेगा वगैरह वगैरह जो भी है। तो उन्होंने कहा जी आर्म्स ब्लॉकेड लगा दो क्यूबा पे, एम्बार्गो लगा दो, ब्लॉकेड लगा दो, नेवल ब्लॉकेड लगा दो, कोई एक किश्ती वहां अंदर नहीं जाएगी, कोई किश्ती वहां से बाहर नहीं आएगी। और नेवी को कहा कि इर्द गिर्द खड़े हो जाओ क्यूबा के इर्द गिर्द, और खबरदार एक सोवियत शिप अंदर आए तो हम न्यूक्लियर वॉर कर देंगे, हम अटैक कर देंगे। और दिस इज नॉट अ जोक, न्यूक्लियर वॉर उन शिप्स पे नहीं होनी थी, दिस न्यूक्लियर वॉर होनी थी तो सोवियत सिटीज पे होनी थी, क्योंकि अमेरिका ने पूरे यूरोप के अंदर अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स प्लेस किए हुए थे, खासतौर पे टर्की के अंदर। और उनकी स्ट्रैटेजी थी कॉल्ड ट्रिप वार स्ट्रैटेजी। ट्रिप वार स्ट्रैटेजी ये थी कि अगर सोवियत यूनियन ट्रिप वार से आगे आया तो हम 90 ऑफ देयर बिगेस्ट सिटीज को हिरोशिमा और नागासाकी की तरह उड़ा के रख देंगे बिफोर दे हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू स्ट्राइक बैक। 90 शहर उनके बर्बाद कर देंगे, बिगेस्ट सिटीज। सो दिस वाज नो जोक। तो US ब्लॉकेड्स क्यूबा, टेल्स रशिया टू ले ऑफ। और कैनेडी ने तकरीर की कि ये डिक्टेटर है फिडेल कैस्ट्रो, सोवियत पपेट है, हम तो इसको इंडिजिनस रेवोल्यूशनरी समझते थे वगैरह वगैरह। अब ये देखो उन्होंने ये घेरे बना लिए इर्द गिर्द और कहा कि खबरदार को एक भी कश्ती जो है ना क्यूबा के अंदर आई तो ऐसी की तैसी। ऐसे लग रहा था कि बस अब जंग हो ही हुई, कुछ नहीं बचा सकता दुनिया को इस जंग से। बट एक्चुअली ख्रूश्चोव वॉज डूइंग ब्रिंक्समैनशिप, उसको भी पता था मैंने जंग नहीं करनी। स्ट्रैटेजी उसकी ये थी कि आई वांट टू गिव देम अ टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन, क्योंकि उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स हमारे सर के सामने रखे हुए, 4 दिन उनके सर पे भी रहेंगे तो ज़रा देखेंगे फिर उनको कैसा फील होता है। और फिर उसने कैनेडी से रब्ता किया और उसने कहा तुम टर्की से हटा लो, हम क्यूबा से हटा लेते हैं, डील। कैनेडी ने कहा डील। और दूसरी शर्त यह है, USSR ने कहा कि क्यूबा को इन्वेड नहीं करना, लैंड इन्वेजन नहीं करनी, हमारा उनके साथ पैक्ट है, अगर तुम लैंड इन्वेजन करोगे हम उनको डिफेंड करेंगे। कैनेडी ने कहा कि ठीक है, लैंड इन्वेजन नहीं होगी तो हम टर्की से मिसाइल्स हटाते हैं, तुम क्यूबा से मिसाइल्स हटाओ, दैट्स द डील वी आर गोइंग टू मेक। एंड दे मेड दैट डील। सो World War III was avoided. But Fidel was now not happy with the Soviet Union. उसने कहा कि यार ये तरीका नहीं मुझे अच्छा लगा कि आपने मिसाइल्स हमारी आइलैंड पे इस मकसद के लिए प्लेस की, टू यूज एज अ बार्गेनिंग चिप, ताकि आपके मिसाइल्स पीछे हो जाएं और ये वो दिस। एंड देन व्हेन यू डिड ऑल ऑफ दैट नेगोशिएटिंग, you did not involve Cuba at any level. So he was not happy with the way Khrushchev managed those things. और privately उसने ये कहा, publicly नहीं कहा, but now we know कि he was not happy. और मज़ीद Cuba had a very different vision of a revolution and how it was going to unfold from the Soviet Union. Soviet Union के साथ allied Soviet parties वगैरह थी, but Cuban revolution जो है वो सोवियत पार्टी ने तो नहीं किया था, वो तो नौजवानों ने किया था जिनका फ्रैंकली किसी पार्टी से कोई ताल्लुक भी नहीं था, वो बाद में मार्क्सिस्ट हुए इनकलाब करते करते। और उसमें एक की फिगर ऑफ कोर्स इज चे गेवारा, एज अ नॉट जस्ट एज अ गुरिल्ला फाइटर और एज अ रेवोल्यूशनरी, बट ऑल्सो एज अ थिंकर कि क्यूबन रेवोल्यूशन है क्या। उसने कुछ चीज़ें लिखनी शुरू की और उसके साथ एक फ्रेंच मार्क्सिस्ट फिलोसोफर था बाय द नेम ऑफ रेजिस डिब्रे, और उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिखा, रेवोल्यूशन इन द रेवोल्यूशन,
इनकलाब के अंदर इनकलाब बर्पा हो गया, एक नया किस्म का इनकलाब हो रहा है। और वो उसने एक थियरी दी कॉल्ड द फूको थियरी। फूको ये वो दूसरा वाला फूको नहीं है जिसको आप दिन रात पढ़ते रहते हैं, जिस मीन्स फोकस्ड ग्रुप इन फ्रेंच। उसका मकसद ये था कि अगर एक छोटा सा फोकस्ड ग्रुप हो, स्मॉल ग्रुप ऑफ गेरिल्लास कैन क्रिएट द कंडीशंस फॉर अ जनरल रेवोल्यूशन। जिस तरह देखो फिडेल के पास सिर्फ 80 लोग थे और वो घुस गया और उसने इनकलाब शुरू किया और वो इनकलाब हो गया 3 सालों के अंदर। पहले 137 लोगों से इसने किया। फिडेल भी ये तकरीर में कहता था अगर मुझे दोबारा इनकलाब करना पड़े मुझे 12 लोग ही बहुत है, मैं कर लूंगा। सो रेजिस डिब्रे ने कहा कि अगर छोटा सा ग्रुप ऑफ गुरिल्लास कहीं पे मामलात शुरू करे पहाड़ी इलाके के अंदर, फॉरेस्ट एरिया के अंदर, तो आहिस्ता आहिस्ता वो अपने इर्द गिर्द लोगों को जमा करता जाएगा और उसके नतीजे में इनकलाब हो जाएगा। सोवियत थियरी इससे बहुत मुख्तलिफ थी। सोवियत थियरी ऑफ कोर्स ये थी कि हमने पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, उसके साथ ट्रेड यूनियंस होने चाहिए, उसका अखबार निकलना चाहिए, उसके दफातर होने चाहिए, एक पॉलिटिकल पार्टी पहले हमने बनानी वर्किंग क्लास की, और फिर कोई ना कोई क्राइसिस आएगा जिसमें हम हो सकता है जनरल स्ट्राइक करें या फिर हमको कुछ और करें या फिर हम आर्म्ड रेवोल्यूशन करें, जो भी करें, मगर वो किसी क्राइसिस में होगा। फ़र्क दोनों थियरीज़ में ये था कि रेजिस डिब्रे वगैरह ये कह रहे थे कि क्राइसिस तो पहले ही है, या क्राइसिस ना भी हो आप घुस जाएं, क्राइसिस पैदा हो जाना है। यानी कि ये जो लंबा प्रोसेस एक सोवियत यूनियन ने बनाया हुआ है कि पार्टी बनाओ, फलाना करो, ढमकाना करो, इतना टाइम नहीं है साढ़े कोल, हमें ज़रा रेवोल्यूशनरी किस्म का तरीका चाहिए। दिस वॉज इनॉर्मसली इन्फ्लुएंशियल। आपको बता नहीं सकता कितना बड़ा इन्फ्लुएंस हुआ इस आइडिया का, क्योंकि यार 3 साल में उन्होंने इनकलाब कर दिया फिडेल कैस्ट्रो, चे गेवारा में। दुनिया के अंदर लोग हैरान परेशान थे, कैसे किया उन्होंने। कोलंबिया, निकरागुआ, एल साल्वाडोर, ग्वाटेमाला, पेरू, होंडुरास, मेक्सिको, वेनेजुएला, पैलेस्टाइन एंड इवन पाकिस्तान के अंदर लोग ऐसे पैदा हो गए जिनने कहा कि चे गेवारा की थ्योरी को इस्तेमाल करते हुए, रेजिस डिब्रे की थ्योरी को इस्तेमाल करते हुए, फिडेल कैस्ट्रो के अंदाज में हमने भी इनकलाब करना है। छोटा सा ग्रुप जाएगा, गुरिल्ला वॉर शुरू करेगा और फिर स्वीप कर जाएगा। मगर ऐसा हुआ नहीं। इनफैक्ट जहाँ पे भी ये अटेम्प्ट की गई तो स्टेट फोर्सेस इतनी स्ट्रांग थी कि ओवरवेलम कर दिया उन्होंने गुरिल्लास को और अक्सर डिस्ट्रॉय कर दिया। दे वर नॉट दैट सक्सेसफुल। ये कौन है? बड़ा फेमस आदमी है, मुझे कोई बता सकता है कौन है? दिस इज इनफैक्ट चे गेवारा इन डिस्गाइज। उसने अपनी टेंट कराई, देखो ना, ये उसकी टेंट नहीं थी नेचुरल, उसने टेंट कराई, फिर उसने कोई मुंह में कुछ पता नहीं क्या डाला, फोम एनके मोटी सी पहन ली, दाढ़ी दूढ़ी उड़ा ली वगैरह वगैरह, और सूट बूट पहन गया, तोन निकाल के बैठ गया यूं करके जैसे कि मैं बड़ा मोटू सा हूँ, वैसे तो बड़ा फिट था, यूं करके कोने में बैठ गया इस तरह से। ये अपनी तस्वीर खींच रहा है बाय द वे, ये उसकी अपनी तस्वीर है इन अ मिरर। और उसने कहा मैं टेस्ट करता हूँ कि मेरा डिस्गाइज कामयाब है कि नहीं। फिडेल कैस्ट्रो एक मीटिंग कर रहा था, कोने में जाके बैठ गया। फिडेल ने भी उसको नहीं पहचाना कि तो चे गेवारा बैठा हुआ है। उसने कहा हाँ मेरा डिस्गाइज अब ठीक है। एंड दैट्स हाउ ही स्नीक्ड आउट ऑफ क्यूबा नाउ। क्यूबा से तो उसको डिस्गाइज की ज़रूरत नहीं थी, मगर जिस मुल्क के अंदर वो जा रहा था वहाँ पे डिस्गाइज की ज़रूरत थी। एंड सेड लो जी क्यूबा में माई जॉब इज़ डन, अब मैं जा रहा हूँ दूसरे मुल्कों में इनकलाब शुरू करने के लिए। सबसे पहले वो आया यहाँ पे। अब देखो उसकी दाढ़ी वापस आ गई है और ही इज़ लुकिंग लाइक चे गेवारा नाउ वंस अगेन। ही वेंट टू कॉन्गो, जहाँ पे पैट्रिस लुमुम्बा की गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया था वेस्टर्न पावर्स ने मिल मिला के, और बड़ा वहाँ पे क्राइसिस था। ही ट्राइड कि यहाँ से इनकलाब अफ्रीका में शुरू हो। बाय द वे चे गेवारा हैड अ डीप एम्पैथी फॉर द अफ्रीकन स्लेव्स एक्सेट्रा एंड द होल स्लेव सिस्टम। ही हैड अ ह्यूज एम्पैथी के ब्लैक्स के साथ तारीख में, इंडियंस के साथ जो तारीख में हुआ है बहुत जुल्म व ज़्यादती हुई, उनके लिए लड़ना हमने। तो दैट्स व्हाई ही वेंट टू कॉन्गो। और कॉन्गो में बड़ी ज़्यादती हुई थी उस वक्त जो पैट्रिस लुमुम्बा बेचारे के साथ हुआ था, जो प्रेसिडेंट था कॉन्गो का। He went there, he tried for many years, but language was a big barrier. Obviously people couldn't understand Latin in the middle of Congo. He couldn't understand Congolese, etc. और दूसरा मामला ये था कि कॉन्गो के जो इनकलाबी थे, they were very much focused on Congo, कि यहाँ पे जो डोमेस्टिक मामलात हैं, इश्यूज हैं वगैरह, जो बैनुल अक़वामी तनाज़र है, उसको इतना वो देख भी नहीं रहे थे। So he was not very successful. Here is a picture of Patrice Lumumba, the president of Congo who was overthrown. We will study about him in another class. So कॉन्गो में कई साल वो कोशिश करता रहा, मगर उसको महसूस हुआ कि यार आई एम नॉट इफेक्टिव हियर, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रही लोग आपस में क्या बातें करी जा रहे हैं, आई कांट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, बहुत बड़ा बैरियर है। सो ही केम बैक, ही सेड नहीं ये बात नहीं बन रही, एंड नाउ ही डिसाइडेड आई एम गोइंग टू गो टू बोलिविया। बोलिविया में आई स्पीक द लैंग्वेज। हियर ही इज इन बोलिविया विद हिज कॉमरेड्स, पाइप पी रहा है,
और ये उस जंगलात के अंदर है। वहाँ पे वो लड़ता रहा और उसने जितनी लड़ाई की उसकी डायरी बनाई जिसका नाम है द बोलिवियन डायरी, वो भी पढ़ने वाली, बड़ी दिलचस्प। वहाँ वो लड़ता तो रहा मगर CIA वाज वर्किंग विद द बोलिवियन मिलिट्री, और CIA ने सारी इंटेलिजेंस और ऊपर से तस्वीरें और ये और वो जो कुछ उनके पास टेक्नोलॉजी 60s में थी इस्तेमाल करते हुए बोलिवियन आर्मी को गाइड किया कि भाई चे गवारा को पकड़ो और मारो, ये बड़ा ख़तरनाक आदमी है, द मोस्ट डेंजरस मैन इन लैटिन अमेरिका। और उसको फाइनली इन्होंने आइसोलेट कर लिया। कुछ इनसे भी मिस्टेक्स हुई, ये तकसीम हो गए वगैरह वगैरह, बार बार इनको इनसर्कल कर रहे थे, फिर पकड़ते थे, फिर वो भागते थे, फिर पकड़ते थे, फिर भागते थे, इनसर्कलमेंट वगैरह चल रही थी। एक पॉइंट पे उन्होंने फायर किया, चे गवारा की बंदूक को फायर लग गया, उसकी बंदूक ख़राब हो गई, सो ही कुडंट इवन फायर बैक एक्सेट्रा। फाइनली दे कॉट अप टू हिम एक्सेट्रा, और उसने कहा आई सरेंडर, आई एम चे गवारा, तो आओ मैनू फड़ो। तो उन्होंने पकड़ लिया उसको। ये आपके साथ तस्वीर भी है आपके सामने, ये बोलिवियन सोल्जर्स हैं जो CIA उनको बैक कर रही थी, चे गवारा को उन्होंने पकड़ लिया। इस वक्त तक चे गवारा, एज यू कैन सी फ्रॉम हिज पिक्चर, थक हार भी गया था, एस्थमेटिक अटैक भी बड़ा सिवियर हो रहा था, ही वाज एग्जॉस्टेड, ही कुडंट अफोर्ड एनी मोर। पानी भी नहीं था, सबसे बड़ी बात ये थी, वाटर सप्लाई से उन्होंने कट ऑफ किया, बड़ी टैक्टिक्स इस्तेमाल की। लो जी, फिर उन्होंने उसको कत्ल कर दिया। कत्ल इस तरह से किया कि जैसे ये लगे कि ये जंग में मारा गया है, क्योंकि ही वॉज नाउ प्रिजनर ऑफ वॉर, तो प्रिजनर ऑफ वॉर को आप शूट नहीं कर सकते विदाउट अ ट्रायल। तो उन्होंने ऐसे यूं करके छटा मारा करके और उसको दिखाने की कोशिश की कि जंग में मारा गया, बट द ट्रूथ केम आउट कि इट वाज बेसिकली एन एग्जीक्यूशन। ऑल हिज कॉमरेड्स जो सारे इकट्ठे पकड़े गए थे सबको एग्जीक्यूट कर दिया। पहले जो दूसरी जगह में उसके कॉमरेड्स को रखा था उसको गोली मारी, फिर एक और को गोली मारी। तो चे गवारा को आवाज़ आ रही थी, उसको पता था अब अगली दफ़ा मेरे कमरे में आ रहे हैं, तो उसके कमरे में आया तो उसने कहा शूट कावर्ड, यू विल ओनली किल अ मैन। तो बड़ी बहादुरी से उसने जो है ना, डरा नहीं, उसको गोली मार दी। ये सारे उसके इर्द गिर्द खड़े हुए लोग जो कि जिन्होंने उसको मारा। अब सारे रिकॉर्ड्स डिक्लासिफाई हो गए और उससे साफ जाहिर हो गया कि US वाज ट्रैकिंग चे गवारा कि इसको मारना है, इसको एग्जीक्यूट करना है। इनफैक्ट जब चे गवारा को मार दिया तो CIA कुडंट बिलीव कि चे गवारा को मार दिया, उसकी इतनी मिथोलॉजी बन चुकी थी कि उनको यकीन नहीं आ रहा था कि कैसे हो सकता है, पकड़ लिया, वाकई मार दिया, हमें नहीं यकीन आ रहा। तो उसके फिर हाथ काट दिए उन्होंने, और हाथ काट के एक बैग में डाले आइडेंटिफाई करने के लिए, देखो चे गवारा को हमने मार दिया। इनफैक्ट years later that's how they found out Che Guevara's body, because it was a body without hands. उन्होंने एक एयरपोर्ट वगैरह था वहाँ पे दफन कर दिया, किसी को बताया भी नहीं कि वो कहाँ पे है। पता नहीं 40-50 कई डेकेड्स चे गवारा की बॉडी नहीं मिली। फिर कई डेकेड्स बाद किसी ने फाइनली जाके बताया कि यार वो बॉडी जो है ना वो वहाँ पे बेरिड है। फिर उस बॉडी को एक्सह्यूम किया, क्यूबा वापस लेके आए। जब उसको एक्सह्यूम किया तो उन्होंने ऑब्वियसली DNA टेस्ट वगैरह भी किया, मगर उनको फ़ौरन पता चल गया ये चे गवारा है, क्योंकि जब उन्होंने खोला और देखा कि बॉडी के हाथ कटे हुए हैं, उन्होंने कहा ये चे गवारा की बॉडी है। अच्छा, दिलचस्प बात ये देखो इसका कॉमरेड साथ मरा पड़ा है कि बहुत सारे ना इंडियंस जो वहाँ पे रहते थे, नेटिव्स वगैरह, वो आए यहाँ पे, उनको भी इन्होंने दिखाया कि देखो हमने मार दिया चे गवारा। जानबूझ के विलेजेस को वो दिखा रहे थे कि मर गया है वो इनकलाबी जिसके लिए तुम लोग लड़ रहे हो, अब कोई तवक्को ना रखना कि इनकलाब हो जाएगा। तो दिलचस्प बात यह है कि जो इंडियंस यहाँ पे आए, घूम के यहाँ से गए, दे बिगैन टू से कि हमें तो ऐसे लग रहा था जैसे, माजरत के साथ मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई गुस्ताखी नहीं इससे मीन कर रहा हूँ, मगर उनको ऐसे लग रहा था जैसे इट्स लाइक क्राइस्ट ऑन द क्रॉस। दैट्स हाउ दे स्पोक अबाउट इट लेटर। और जो उसकी तस्वीर खींची गई थी while he was in Cuba, this picture now became an iconic picture of that generation. CIA की ख्वाहिश तो यही थी कि चे गवारा को हम मार देंगे तो सारे लोग डिसवेड हो जाएंगे कि ये इनकलाब नहीं हो सकता। उलट रिएक्शन हो गया, लोगों ने इनफैक्ट चे गवारा को एक आइकॉन बना लिया अपने लिए, कि जो कम्युनिस्ट नहीं भी था उसने भी चे गवारा पे पा लिया, मैं भी उधर ना लेगा जो की सी, मैंने नहीं पाला की सी गुड लुकिंग तो सी, मैं भी उधर ना लेगा, ठीक है ना। इट बिकेम लाइक द आइकॉन ऑफ 1967-68, और 67-68 was the most radical period in the post Second World War period. ये वो पीरियड था जब पेरिस के अंदर, लंदन के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर, जर्मनी, फ्रैंकफर्ट वगैरह के अंदर hundreds of thousands of people were coming out in the streets saying वियतनाम की वॉर जंग करो, बंद करो, वियतनाम वॉर बंद करो। फिर फेमिनिस्ट मूवमेंट चल रही थी, ब्लैक लिबरेशन मूवमेंट चल रही थी, बाद में एनवायरमेंटलिस्ट मूवमेंट चल, इन सब के लिए तकरीबन चे गवारा वाज लाइक अ सिंबल ऑफ स्टिक इट टू द मैन, whoever the man is.
but let's stick it to the man. So it didn't really work. Killing him didn't really work. Cuba meanwhile began to rethink its strategy. यार ऐसे नहीं बात बन रही है, जो फूको थ्योरी है ना कि भाई 15-20 बंदे या 25-30 बंदे भेज दो आप किसी मुल्क के अंदर और वहाँ से एक्सपेक्ट करो कि इनकलाब हो जाएगा. हमारा सबसे अहम लीडर और बंदा चे गवारा tried it. If Che can't do it, we doubt anybody else can. तो we have to rethink our strategy. और अब उन्होंने ये सोचा कि जो सोवियत यूनियन की स्ट्रैटेजी है कुछ उसके साथ अलाइन करके ही हम इनकलाब दुनिया के अंदर करेंगे. एक तो बात ये थी कि अब क्यूबा बिकेम अ फुल मेंबर ऑफ द काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस इन 1972. इसका मतलब ये था कि सोवियत यूनियन अब उनको फुल इमदाद दे रहा था. सोवियत यूनियन उनसे शुगर खरीदता था और उनको उसके एवज इक्विपमेंट, मशीनरी, मटेरियल्स, टेक्निकल असिस्टेंस दे रहा था और हेविली सब्सिडाइज कर रहा था क्यूबा को. यानी शुगर वो महंगी खरीदते थे और मशीनरी जानबूझ के सस्ती बेचते थे उनको. CIA एस्टिमेट करती है कि एनुअली, अब ये हो सकता है एग्जैजरेशन हो क्योंकि CIA एग्जैजरेट भी करेगी, वो कहती है एनुअली USSR was subsidizing Cuba to the tune of $4.5 billion in 1983. That's about 30% of the country's GDP. यानी कि इतनी इमदाद सोवियत यूनियन क्यूबा को दे रहा था. सो अब क्यूबा ने ये सोचा कि इनकलाब मजीद बर्पा करने के लिए चंद लोग नहीं हमने भेजने, हम अपनी पूरी पूरी फौजें भेजेंगे, वेल आर्म्ड, इक्विप्ड विद ऑल द इक्विपमेंट दे नीड एंड विद फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द सोवियत यूनियन. और सबसे पहला इसका ट्रायल या सबसे बड़ा इसका ट्रायल अंगोला में हुआ. अंगोला की तारीख आप मेरे से सुन चुके हैं. 1975 में, इनफैक्ट ये जंग 66 से शुरू हुई थी नमीबिया वगैरह में, मगर साउथ अफ्रीका में ने 1975 में अंगोला को अटैक कर दिया, इन्वेड कर दिया, टेरिटरी टेक ओवर करनी शुरू कर दी. क्यों? क्योंकि MPLA वाज कमिंग टू पावर. पोर्चुगल के अंदर डिक्टेटरशिप खत्म हो चुकी थी, मोज़म्बिक के अंदर, अंगोला के अंदर जो लेफ्ट था वो पावर में आ रहा था. उन्होंने कहा इनको पावर में नहीं आने देना. ये अपार्थाइड साउथ अफ्रीका है जो इंतहाई रेसिस्ट साउथ अफ्रीका था. नेल्सन मंडेला को उन्होंने जेल में डाला हुआ था, तो उनके रखा हुआ था, 27 साल उसने जेल गुजारी वहाँ पे. और साथ उन्होंने अपने यूनिटा और FNLA को मिला लिया और कहा कि अंगोला को हम टेक ओवर करेंगे. अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स डीक्लासिफाई हो गए हैं कि FNLA को कितनी उन्होंने पैसे दिए, यूनिटा को कितने पैसे दिए, CIA ने कितने पैसे भेजे, फलाना ने कितने भेजे, सब डीक्लासिफाई हो गया. वो वहाँ पहुँच गए. 75 में वो गए, 76 के अंदर क्यूबन्स ने कहा ताटी है असी दी तैसी, असी भी अपनी फौज भेज रहे हैं. 35,000 बंदा उन्होंने भेजा अंगोला के अंदर. साउथ अफ्रीकन मिलिट्री कोई छोटी मिलिट्री नहीं थी, पूरे अफ्रीका की सबसे बड़ी मिलिट्री साउथ अफ्रीकन मिलिट्री थी और सबसे वेल आर्म्ड, इक्विप्ड, क्योंकि साउथ अफ्रीका इवन टुडे इज द रिचेस्ट कंट्री इन ऑल ऑफ अफ्रीका, माइनिंग की वजह से भी और वजूहात से. 35,000 बंदा उन्होंने भेजा और वो लड़े वहाँ पे और 1988 के अंदर उन्होंने एक मेजर मिलिट्री डिफीट दे दी साउथ अफ्रीका को. और फिर फिडेल ने कहा कि भाई नेल्सन मंडेला को रिलीज करो वरना हम खुद आके रिलीज कर लेंगे. फिर उसके बाद नेगोशिएशंस हुई, नेल्सन मंडेला वाज फाइनली रिलीज्ड, अपार्थाइड थैंकफुली केम टू एन एंड. क्यूबा प्लेड अ की रोल इन दैट. इसीलिए अगर आप मंडेला का कभी इंटरव्यू देखें तो मंडेला गद्दाफी और फिडेल कैस्ट्रो वगैरह को और अराफात तीनों को कहता है कि ये तो हमारे कॉमरेड्स हैं, ये उस वक्त हमारी मदद कर रहे थे जब आप हमें टेररिस्ट कह रहे थे. अमेरिका में जाके उसने ये बात कही. दूसरी इंटरवेंशन उसने इथोपिया में की. यहाँ पे 1974 में मार्क्सिस्ट ऑल्सो केम टू पावर. दी अबॉलिश द मोनार्की. एम्परर हाईली मीरियम की जो हाईली सलासी की जो मोनार्की थी, एंड द गवर्नमेंट एम्ब्रेस्ड मार्क्सिज्म. जैसे ही उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम मार्क्सिस्ट हैं तो सोमालिया ने और फिर एरिट्रिया ने साथ ही इन्वेड कर दिया इथोपिया को. फिडेल कैस्ट्रो ने फिर 15,000 को कहते 12 से 15,000 ट्रूप्स यहाँ पे भी भेजे, एंड वेरी क्विकली बाय 78 दे वन दैट कॉन्फ्लिक्ट एज वेल, एंड इथोपिया के अंदर जो मार्क्सिस्ट रजीम थी वो स्टेबलाइज हो गई. मैं ज़रा ये वाक़या 80s का आपको बता रहा हूँ, मगर ये 60 से शुरू था. फिडेल कैस्ट्रो ने यह कहा कि जो हमारे इनकलाब का हिस्सा नहीं बनना चाहता उसको हम ये आज़ादी देते हैं कि वो जा सकता है, अमेरिका चला जाए हमें कोई परवाह नहीं, फ्लोरिडा चला जाए, जहाँ जाना चाहता है हम किसी को नहीं रोकेंगे, क्योंकि इनकलाब करना एक वॉलंटरी मामला है. 1980 के अंदर इकट्ठे ही उसने कोई 125,000 लोगों को कहा कि तुम कुश्तियों पे चले जाओ बेशक. अमेरिका इन द मीन टाइम वांटेड के यहाँ से लोग जो है ना हमारे पास आएँ, मगर ये इतनी बड़ी तादाद में शायद वो नहीं चाह रहे थे, वो ओवरवेलमिंग ही हो गया एकदम से.
और अमेरिका हैड टू स्पेंड समथिंग लाइक $50 million नाउ ट्रांसपोर्टिंग पीपल फ्रॉम क्यूबा टू फ्लोरिडा। अगर आपने कहीं जाना है ना चे गवारा और फिडेल कैस्ट्रो के खिलाफ लोगों को मिलने के लिए, तो आप मायामी जाएं। तो मायामी जाएंगे ना तो वहाँ पे टोटली क्यूबन रेवोल्यूशन। अगर आप मायामी जाके चे गवारा के बैच पकड़ के यहाँ चलना शुरू होंगे, कहेंगे वो देखो मैं आया हूँ, कुटापा खाएंगे आप वहाँ जाके, ठीक है ना। जितने लोग बेसिकली फिडेल के खिलाफ थे, चे गवारा के खिलाफ थे, वो वहाँ चले गए, एंड इट वाज अ बिग नंबर। और फिडेल ने ये किया कि वो जो सारे गैंगस्टर पकड़े हुए थे उसने, जो उस ज़माने के थे एल कैपोन वगैरह, ये वो यूएस के साथ जो मिले जुले थे, जो प्रोस्टिट्यूशन करते थे, ये वो, उन सबको भी कहा तुम दफ़ा हो जाओ अमेरिका, तुम भी जाओ, हमें तुम लोग नहीं चाहिए, हमें ऐसे बंदे ही नहीं चाहिए। वो उसने अपने जेल खोल के उनको भी वहाँ बिठा दिया कि जाओ अमेरिका। तो उसी पे ये फेमस फिल्म बनी एल पचीनो की स्कारफेस। किसी ने देखी है? बड़ी फेमस फिल्म है। इनफैक्ट इट्स द फिल्म आई वुड से दैट मेड एल पचीनो वन ऑफ द बिगेस्ट इटालियन अमेरिकन स्टार्स, जिसमें उसने बड़ा एक्यूरेटली एक ऐसे बंदे को ही पोर्ट्रे किया है जो क्यूबा के अंदर लो लेवल टाइप गैंगस्टर टाइप होता है, और फिर वो किश्ती में अमेरिका आता है, मायामी फ्लोरिडा, और वहाँ पे फिर वो कोकेन का डीलर बन के सबसे बड़ा गैंगस्टर बन जाता है, और उसकी ज़िंदगी में फिर क्या होता है। इट्स अ फैसिनेटिंग पोर्ट्रेयल ऑफ गैंगस्टर लाइफ। बाय द वे, हॉलीवुड और अमेरिका के गैंगस्टर्स का भी बड़ा पुराना रोमांस है। अमेरिका के जिस तरह इंडिया के गैंगस्टर्स, और आपको पता है ना इस बात का, इंडिया के गैंगस्टर्स और बॉलीवुड का चोली दामन का साथ है, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। गैंगस्टर्स इन इंडिया फंड मेनी फिल्म्स इन बॉलीवुड। इसी तरह अमेरिकन जो गैंगस्टर्स थे उस जमाने के, दे वुड फंड मेनी फिल्म्स इन हॉलीवुड। यही वजह है कि हॉलीवुड के अंदर जब आप गैंगस्टर की इमेज देखते हैं तो गैंगस्टर बड़ा कूल डूड होता है, गैंगस्टर गॉडफादर लाइक फिगर होता है, और बड़ा बहादुर होता है, और ये होता है, और बड़ा स्टाइलिश होता है, सूटेड बूटेड एंड एवरीथिंग, बड़ा कॉन्फिडेंट, सीज अस लॉट ऑफ स्वैगर एंड लॉट ऑफ स्वाव, लॉट ऑफ स्टाइल एंड टेस्ट। असल गैंगस्टर्स बिल्कुल ऐसे नहीं होते, उल्लू के पट्टे होते हैं, पार्डन द एक्सप्रेशन, और डरपोक तरीन लोग होते हैं। दे ओनली पिक ऑन द वीक एंड वल्नरेबल, दे डोंट पिक ऑन द स्ट्रॉन्ग। गैंगस्टर्स आर नॉट ब्रेव पीपल, दे आर बुलीज, ठीक है। बट इमेज इज एवरीथिंग, राइट। खैर, इसमें एक पोर्ट्रेयल है उस किस्म की गैंगस्टर लाइफ का जो बड़ा दिलचस्प है, बट इट एक्चुअली रिफर्स टू अ रियल इंसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ क्यूबन अमेरिकन रिलेशंस। अब बाय द 80s गोर्बाचोव केम टू पावर, और गोर्बाचोव की ये ख्वाहिश थी कि सोवियत यूनियन के अंदर भी रिस्ट्रक्चरिंग हो। पहले उसने एक अटैम्प्ट की, इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग की, वो कामयाब नहीं हुई, इसका नाम था पेरेस्ट्रोइका, विच लिटरली मीन्स इन रशियन रिस्ट्रक्चरिंग। उसने कहा नहीं, जब तक ओपननेस नहीं होगी, ग्लोस्नोस्ट नहीं होगा, उस वक्त तक इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग भी ठीक नहीं होगी। फिर उसने ग्लोस्नोस्ट शुरू किया, उतनी देर में उसने सोवियत यूनियन ही पूरा तोड़ मारा। बट मोर इंपॉर्टेंटली फॉर आर्म पर्सपेक्टिव एंड फॉर दिस कोर्स, ही केम टू क्यूबा एज वेल, एंड इनफैक्ट वियतनाम एंड लॉट्स ऑफ अदर प्लेसेस। और उसने ये कहा कि सोवियत यूनियन आपको बहुत इमदाद देता रहा है, अब नहीं हम देंगे, इमदाद ख़त्म है भाई, चाहे अफगानिस्तान हो या अंगोला हो, सैंदनिस्तास हो, निकरागुआ में, क्यूबा हो, वियतनाम हो, अब हम कोई इंटरनेशनल रेवोल्यूशन की इमदाद नहीं कर रहे, ये सारा खाता बंद कर देंगे हम, और ट्रेड के वाले से भी, और आर्म्स के वाले से भी, और दूसरी चीज़ों के वाले से भी, दिस इज़ ओवर। फिडेल वॉज नॉट हैप्पी ऑब्वियसली, एंड देन द अल्टीमेट हैपेंड कि सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया। और ये यूएसएसआर की इकोनॉमी आप देख सकते हैं, ये सोशलिस्ट पीरियड है, ठीक है, ग्रोथ अच्छी भली है। और ये देखो 1990-91 के अंदर कैपिटलिज्म वापस आता है, और कैपिटलिज्म जब वापस आया, धड़ल करके इकोनॉमी गिर गई, और 12 साल तकरीबन वो एक डिप्रेशन में रही। वो उस लेवल पे भी नहीं पहुंची जिस लेवल पे 1990 में वो हुआ करती थी, उस लेवल पे वो जाके 2006 में वापस पहुंची, 16 साल बाद उस लेवल पे पहुंची। अगर यही ग्रोथ ट्रेंड जारी रहता तो कहीं यहाँ कहीं होते वो, तो वो यहाँ है। तो ये ह्यूज लॉस्ट अपॉर्चुनिटी थी। और ये जो बाद में आप 2000 के बाद रिकवरी देख रहे हैं, ये रिकवरी तब हुई जब एकदम से ऑयल प्राइसेस शॉट अप। तो प्यूटिन इक़्तिदार में आया, उसने ऑयल इंडस्ट्री अपने कंट्रोल में ली, और ऑयल प्राइसेस जब एकदम से शूट अप हुई तो उसमें रशिया ने पैसे कमाने शुरू कर दिए, और रशिया ने यूरोप को और ख़ासतौर पे जर्मनी को तेल बेचना शुरू कर दिया। तब जाके रशिया जो है वो रिकवर किया। तो अब रशियंस जो है ना, इस पूरे पीरियड को देखते हैं एज ए ह्यूज ट्रेजिडी, ह्यूज ट्रेजिडी। उस वक्त नहीं देखते थे, उस वक्त कहते थे कमाल है, मेटालिका के कॉन्सर्ट होंगे, माइकल जैक्सन वो तो मर गया था उस वक्त तक, मगर मडोना भी आएगी और पता नहीं क्या हम शुगर लगाएंगे और बड़ा कमाल होगा।
मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, डिस्ट्रक्शन हुई उस इकोनॉमी की। ये एक और ग्राफ है टू शो द कोलैप्स ऑफ द रशियन इकोनॉमी। ये इकोनॉमी आप ये देखें, ये जो डाउनटर्न है ये वर्ल्ड वॉर 1 है, और ये डाउनटर्न जो नज़र ही नहीं आ रहा वो वर्ल्ड वॉर 2 है, क्योंकि यहाँ कोई स्टेटिस्टिक्स ही नहीं है। इतनी तबाही है कि डाटा ही कोई नहीं है, इतनी तबाही हुई। बहरहाल दे रिकवर्ड एंड देन दे रिकवर्ड एंड दे वेंट अप टिल हियर, और फिर देखो जब कैपिटलिज्म रिस्टोर हुआ धड़ल करके इकोनॉमी फिर गिर गई। It was the worst disaster, economic disaster ever in the 20th century, probably in all of history. Really terrible. क्यूबा को बहुत बड़ा मसला बना, क्योंकि क्यूबा was basically embargoed by the United States of America. They traded mainly with the Soviet Union, और सोवियत यूनियन उनको बहुत जेनरस टर्म्स ऑफ ट्रेड देता था, सब्सिडाइज करता था। अब वो कहाँ जाएं? आइलैंड है, तेल है नहीं, ऑयल है नहीं, किधर जाएं, किधर से खरीदें? क्योंकि सारे पोर्ट्स क्यूबा के इर्द गिर्द जो हैं, लैटिन अमेरिका के सारे पोर्ट्स बेसिकली अमेरिकन ओन्ड है। अगर कोई समुद्री जहाज क्यूबा जाता है, फिर मेक्सिको के पोर्ट पे जाता है या ग्वाटेमाला के पोर्ट पे जाता है, तो वो वहाँ पे उसको कहते हैं सॉरी, नो एंट्री विल बी अलाउड, क्योंकि आप हवाना में आपने डॉक किया, आपने क्यूबा में डॉक किया। सो इसलिए कोई भी समुद्री जहाज जो क्यूबा आना चाहता है, इमेजिन इट हैज़ टू कम टू क्यूबा and then it has to go straight back wherever it came from. It cannot dock anywhere else around to get oil. That's a very, very big cost any shipping company has to pay. That's the biggest reason why the US embargo became very difficult for Cuba. अब सोवियत यूनियन तो ये कॉस्ट उठा लेता था, वो सुपर पावर था, कहता नो प्रॉब्लम, ये लोग कितने जहाज चाहिए, ये आ गए, जो भी चाहिए आ गया, चला गया, नो प्रॉब्लम। मगर nobody else was ready for that level of support. अल जज़ीरा के एस्टिमेट्स हैं कि ओवरऑल अगर देखा जाए कि ये जो एम्बार्गो अमेरिका ने लगाया हुआ था क्यूबा पे, इसका जो नुकसान है वो एटलीस्ट 55 ईयर्स पे 1.1 ट्रिलियन डॉलर्स का है। ये 10 साल पहले की रिपोर्ट है, 2015 की। और इसी तरह यूनाइटेड नेशंस ने भी 2023 में कहा, और उनके वर्ड्स हैं ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान अमेरिका ने क्यूबा का किया एम्बार्गो लगा के। क्यों किया? ज़ाहिरी बात है, वो चाहते थे कि कैस्ट्रोइज्म को रोका जाए, वो चाहते थे सोशलिज्म को रोका जाए, वो चाहते थे ऐसे और इनकलाब लैटिन अमेरिका में नहीं होने चाहिए। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने हर साल 1992 के बाद पास किया रेजोल्यूशन कि एम्बार्गो ख़त्म करो, ख़त्म करो, ख़त्म करो, ख़त्म ही नहीं होता था। यूएन ने यह भी कहा कि ये यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स चार्टर के ख़िलाफ़ है भाईजान, क्या इशू है, उनको ज़िंदा रहने दो। नहीं, फिर भी ख़त्म नहीं हुआ। एक ज़माना था जब पाकिस्तान भी क्यूबा के एम्बार्गो के लिए यस वोट करता था अमेरिका के साथ, मगर 2005 के बाद जब क्यूबा ने यहाँ पे अर्थक्वेक रिलीफ की, पाकिस्तान का दिल भी नरम हो गया, नहीं यार हम क्यूबा के साथ ये नहीं कर सकते। इवन पाकिस्तान सेड वी आर इन फेवर ऑफ क्यूबा। 187 कंट्रीज लास्ट ईयर वोटेड कि भाई एम्बार्गो लिफ्ट करो। सिर्फ 2 मुल्कों ने कहा एम्बार्गो कायम रखो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इसराइल। इस पीरियड को क्यूबा में कहा जाता है द स्पेशल पीरियड, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली बड़ा बुरा इकोनॉमिक डाउनटर्न हुआ, फिर बाद में रिकवरी भी हुई। एक बहुत बड़ी वजह इकोनॉमिक डाउनटर्न की है एनर्जी इंपोर्ट्स, कि क्यूबा तेल नहीं बना सकता, तेल नहीं है वहाँ पे कोई। सो एनर्जी इंपोर्ट्स आप देख सकते हैं कहाँ यहाँ पे थी जब सोवियत यूनियन था, और फिर कहाँ नीचे आ गई, जिसकी वजह से इकोनॉमी को बहुत नुकसान हुआ और उनको बहुत सारे रिफॉर्म्स करने पड़े, प्रो मार्केट रिफॉर्म्स भी करने पड़े। यानी कि उन्होंने कहा US डॉलर को हम लीगलाइज कर देंगे, हम स्टेट फार्म्स को सेमी ऑटोनमस कोऑपरेटिव्स बना देंगे, कुछ हद तक हम लिमिटेड प्राइवेट प्रॉपर्टी भी अलाउ कर देंगे, वगैरह वगैरह। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उनको करनी पड़ी कि किसी तरह से हम डॉलर्स कमाएं। क्यों डॉलर्स क्यों कमाने? क्योंकि यूरोपियन यूनियन के साथ अगर एक्सचेंज करना है, ट्रेड करना है, तो डॉलर्स में होगा, पेसोज में तो नहीं होगा। चाइना और रशिया वर द ओनली पावर्स दैट वर रेडी टू डू इट डिफरेंटली। 2002 में एक और कंट्रोवर्सी उठी जिसका क्यूबन गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं मगर क्यूबा से ताल्लुक है, कि ये तस्वीर मंजर आम पर आई। ये इराक का कोई सोल्जर था जिसको बेचारे को पकड़ा हुआ था, और ग्वांतानामो बे में उसकी उंगलियों पे इलेक्ट्रिसिटी लगाई हुई है, उसको यहाँ खड़ा किया हुआ है डब्बे पे, उसको टॉर्चर कर रहे हैं, उसके मुंह पे भी ये चीज़ डाली हुई, उसको पता भी ना चले कब उसको झटका लगेगा कब झटका नहीं लगेगा। ऐसी ढेर सारी तस्वीरें आई जिसमें सेक्सुअल मोलेस्टेशन भी हो रही है, तौबा, ऑफुल पिक्चर्स। और ये सब कहाँ हो रहा था? ग्वांतानामो बे में, यहाँ पे नेवल बेस पे, जो अमेरिका का बेस है आज भी क्यूबा की टेरिटरी पे,
मगर क्यूबा डज नॉट अटैक इट बिकॉज दैट वुड कॉन्स्टिट्यूट एन अटैक ऑन US टेरिटरी एंड US could then retaliate with full scale war. So इसलिए उसको अटैक नहीं करते, यहाँ सब कुछ यहाँ पे हो रहा था. यानी ग्वांतानामो नेवल बेस बेसिकली बिकेम अ बेस जहाँ पे CIA दुनिया भर से लोगों को उठा के लेके जाती थी और टॉर्चर करती थी. यहाँ क्यों ले जाके टॉर्चर करती थी? क्योंकि अमेरिका में अगर टॉर्चर करें तो अमेरिका के अंदर बड़े सख्त कवानीन हैं टॉर्चर के खिलाफ. पकड़े गए तो केस हो जाएगा, केस हो गया तो कोर्ट्स ने सजा भी दे देनी है, मीडिया भी आ जाना है वगैरह वगैरह. तो यहाँ पे कर लो, ग्वांतानामो में को पूछेगा ही नहीं, नेवल बेस है, ठीक है, जो मर्जी करते फिरो. आज का क्यूबा किधर है? 2006 में कैस्ट्रो फेल इल and resigned from power in 2007. Vice President Raul Castro, his younger brother, who had always been part of the revolution from the very first day and was one of the leaders, became the president of Cuba. November 2008 में और फिर मज़ीद 2014 में रशिया और क्यूबा ने अपने ताल्लुकात बेहतर करने शुरू किए. 2014 में जब प्यूटिन क्यूबा गया तो उसने सारी डेट्स भी माफ़ कर दी कि कोई कर्जा कुर्जा वगैरह जो पुराना है सब माफ़ कर दिया तुझे, कोई नहीं, खैर है, क्यूबा हमारा दोस्त है, हमेशा हमारा दोस्त रहा, एक्सेट्रा. In 2060, Fidel died at the grand old age of 90. The man who they had tried to assassinate again and again, again and again, again and again. क्यूबा में ऑफ कोर्स मॉर्निंग वगैरह हुई, बहुत बड़े बड़े जुलूस भी निकले एंड सो ऑन. क्यूबा इस पीरियड के अंदर एक और चीज़ कर रहा था कॉल्ड मेडिकल इंटरनेशनलिज्म, कि हम दुनिया के अंदर अगर इनकलाब फैलाएंगे तो अपनी मिसाल से फैलाएंगे. और मिसाल में ये है कि हम मेडिकल पर्सनल लोगों को देंगे और लोगों को ट्रीट करेंगे, हेल्थ के मसाइल हल करेंगे. In fact, they have at any time 30 to 50,000 doctors and other medical staff all over the world. That is more people than all the G8 countries combined. अमेरिका, जर्मनी, जापान वगैरह सारे मिला लो तो इतने डॉक्टर नहीं भेजते वो जितना अकेला क्यूबा भेजता है. 2005 में पाकिस्तान में अर्थक्वेक हुआ तो क्यूबा ने 2500 हेल्थ प्रोफेशनल्स को भेजा एंड दे मेट विद ओवर 1 मिलियन पाकिस्तानी पेशेंट्स के साथ उन्होंने कंसल्टेशंस की और हज़ारों सर्जरीज और ये वो सब कुछ एंड सो ऑन. वन ऑफ द डॉक्टर्स जो कश्मीर में और नॉर्दर्न एरियाज़ में, पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ में, आज़ाद जम्मू कश्मीर में ये कर रहा था, इज़ दिस गाय ओवर हियर whose name is Zenor Caro, and he is the current ambassador in Islamabad of Cuba. और मैं मिला हूँ इस बंदे से, बड़ा स्वीट सा आदमी है, किसी वक्त मैं उसे कहूँगा कि आपसे भी आके मिले अगर आपका कभी मूड हुआ उससे मिलने का. बड़ा डाउन टू अर्थ सा बंदा है, बेसिकली डॉक्टर है और उसने कश्मीर में काम किया. उसने कहा आई लव द पीपल ऑफ पाकिस्तान, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट की क्यूबन गवर्नमेंट को कि मुझे पाकिस्तान वापस भेज दो. उन्होंने मुझे एम्बेसडर बना दिया. इनफैक्ट वर्ल्ड वाइड बाय 2019 they have helped 4 million people in 34 countries just with respect to their eye operations and eye surgeries. So massive effort. Cuba में GDP क्या है? It's not like America, Germany, Japan, G8 countries, etc. You can see कि ये 1970 है, ये 1985 है, ये फिर सोवियत यूनियन टूटा, धड़ल करके डाउन टर्न हुई, फिर कुछ बेहतरी, फिर डाउन टर्न हुई, मगर अब they've been doing better and better and better and better. ठीक है? But still they are not an advanced country like you would see in America or whatever. ये इनका ग्रोथ रेट आप देख सकते हैं काफ़ी इरेटिक है परसेंटेज वाइज. ये वो पीरियड है जब सोवियत यूनियन टूटा, जिसको वो स्पेशल पीरियड कहते हैं. फिर ग्रोथ रिकवर करती है, मगर ये अप्स एंड डाउन्स जो होते रहते हैं ना, ये अप्स एंड डाउन्स मेनली एनर्जी के ऊपर बेस्ड है. ऑयल जब नहीं आता, एनर्जी जब नहीं होती तो फिर सत्यानाश हो जाता है. रिसेंटली काफ़ी बुरा हाल है क्यूबा का. इनफैक्ट एनर्जी के हवाले से उनके पास तेल वगैरह कम होता है, फिर उनको मसले पड़ते हैं. रशिया ने यूक्रेन में जंग कर दी, नाउ रशिया कांट सेंड देम द ऑयल एक्सेट्रा. दे हैव ट्रबल्स बिकॉज ऑफ द एम्बार्गो मेनली. बट ऑन द पॉजिटिव नोट they have shockingly a higher life expectancy than the United States of America. ये बड़ी हैरान कुन किस्म की बात है. ये ग्राफ आप देखें कि ये यूरोपियन यूनियन का पीला वाला ग्राफ है, ये क्यूबा का नीला वाला ग्राफ है और ये अमेरिका का लाल वाला ग्राफ है. शुड बी द अदर वे अराउंड, मगर खैर. और ये बाकी लैटिन अमेरिकन और दूसरी कैरिबियन कंट्रीज हैं जो डॉटेड लाइन है. लैटिन अमेरिकन और कैरिबियन कंट्री से, यानी कि दूसरी कंट्री से, थर्ड वर्ल्ड कंट्री से तो आप मुकाबला ही ना करें. क्यूबा उनसे बहुत आगे है. इनफैक्ट क्यूबा जो है आप देख सकते हैं कि अमेरिका के लेवल पे है, थोड़ा सा अमेरिका से आगे ही है इनफैक्ट. और काफ़ी हद तक EU के लेवल पे ही था, अब EU थोड़ा सा उनसे बहरहाल आगे है. सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ अमेजिंग इन क्यूबा. इफ़ यू वर अ क्यूबन 80-90 years
आम जिंदगी उनकी होती है। वहाँ आप सड़क पे जाते हैं तो आपको अक्सर लोग बैठ के मिल रहे होते हैं, 80-90 साल की उम्र के बंदे सड़क पे बैठे होते हैं, ऑक्टोजेनेरियंस जिनको हम कहते हैं। और दूसरी उनकी जो अचीवमेंट है जिस पे वो बड़ा फ़ख्र करते हैं वो है अपना लिटरेसी रेट। ये देखो जी, ये आप ग्राफ देख सकते हैं यहाँ पे, ये है 1900, ठीक है, यहाँ 45% टाइप लिटरेसी है, ये 1910 है, ये 1920 है, ये 1930, 40, 50 और ये 60, और एकदम से यहाँ पे क्या होता है, रेवोल्यूशन। और रेवोल्यूशन के बाद आप देखो ये शूट अप होती है लिटरेसी रेट फ्रॉम अंडर वट एवर इट वॉज ओवर हियर, एकदम से लिटरेसी रेट यहाँ बढ़ जाता है, फिर गिरता है मगर फिर बढ़ता है। इस वक्त उनका लिटरेसी रेट है 99.67%। वन ऑफ द मोस्ट लिटरेट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। हालांकि इट्स नॉट अ हाईली एडवांस कंट्री, मगर हेल्थ केयर और लिटरेसी के एतबार से, एजुकेशन और हेल्थ केयर के हवाले से राइट एट द टॉप। और आखिर में सबसे दिलचस्प खबर यह है कि जिस आदमी ने चे गवारा को गोली मारी थी वो ये बंदा है, और बूढ़े उम्र में आके 70-80 साल की उम्र में आके उसको कैटरैक्ट हो गया आंखों में, और वो एक फौजी था, कोई हाई लेवल ऑफिसर तो था नहीं, गरीब आदमी था, ही कुड नॉट अफोर्ड सर्जरी। तो वो किसके पास गया, वो गया क्यूबन डॉक्टर्स के पास, क्योंकि वो फ्री करते थे। उन्होंने उसका कैटरैक्ट रिमूव वगैरह किया एंड हिज साइट वाज रिस्टोर्ड। बीबीसी में न्यूज़ बनी, क्यूबन स्ट्रीट मैन हु किल्ड चे गवारा। Cuban doctors working in Bolivia have said the sight of the man who executed revolutionary leader Che Guevara in 1967. उसको अक्सर क्यूबन्स कहते हैं कि this is the real message of Che Guevara, that एक ऐसी सोसाइटी बने जिसके अंदर के हर बंदे के पास फ्री मेडिकल केयर हो, एजुकेशन हो और एक अच्छी ज़िंदगी हो। That's it.